में तो डस्ट आई बड़ी ऐसी है, तो सॉइल एंड डस्ट। इसके अलावा इसके स्पोर्स होते हैं हनी के अंदर, शहद जो होता है हनी के अंदर, ठीक है। अच्छा जी सर। अब ये स्पोर्स भी हमारी बॉडी में जा सकते हैं और डायरेक्ट टॉक्सिन भी हमारी बॉडी में जा सकती है। जी सर। बात समझाइए? डायरेक्ट टॉक्सिन भी जा सकती है और स्पोर्स भी जा सकते हैं, बोल जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सबने ये मेरी बात इम्पोर्टेंट सुनी है गौर से, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसकी टॉक्सिन जाएगी ना, वो ज्यादा बड़े लोगों में टॉक्सिन जाती है, बच्चों में ज्यादा स्पोर्स का रिस्क होता है। इसीलिए अभी आप लिखें अडल्ट्स में क्या होगा, इसमें क्या होगा? अडल्ट्स में, मतलब मुझ में, आप में। जी सर। अडल्ट्स में क्या होता है कि ये जो टॉक्सिन होती है ना आपके, ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया, अब ये बैक्टीरिया की टॉक्सिन का नाम भी बोटुलिनम ही है। इस बैक्टीरिया की टॉक्सिन का नाम भी क्या है? बोटुलिनम टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम भी वही है। क्या नाम है टॉक्सिन का? सर बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन। अब ये जो टॉक्सिन है इस बैक्टीरिया की, ठीक है, बोटुलिनम टॉक्सिन, ये टॉक्सिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, आपने दो चीजें याद रखनी है, बोलनी नहीं है। अगर बच्चों में आए ना क्वेश्चन, तो बच्चों में स्पोर्स जाते हैं, अडल्ट्स में टॉक्सिन जाती है। ये पेपर का क्वेश्चन है, पूछता है वो। ये पॉइंट क्लियर? यस सर। ये जरूरी नहीं है कि बड़ों में स्पोर्स नहीं जा सकते और बच्चों में दोनों में दोनों हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, अडल्ट्स को ज्यादा एक्सपोजर होता है टॉक्सिन का, बच्चों को ज्यादा एक्सपोजर होता है स्पोर्स का। सर स्पोर्ट्स का यहाँ तो गर्मी नहीं है, मुझे ज्यादा लग रही है। जी सर। अच्छा, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज जी सर, वो ये है, ये टॉक्सिन अडल्ट्स में तो खाने में गई है, किस में गई है? खाने में इंजेक्शन हुई है ना, तो इंजेक्शन हुई है ना, इनटेक की है ना। जी सर। कैसे, क्या खाया मेल ने? सब्जियां, वेजिटेबल्स, उसके जरिए ये टॉक्सिन का एक्सपोजर होता है। क्योंकि मैंने बताया ना मिट्टी में होती है, सॉइल में होती है, तो जब सब्जियां वगैरह खाते हैं तो साथ हो सकती है ना टॉक्सिन। जी सर, हो सकती है। सब्जियां भी तो मिट्टी की होती हैं। जी सर। तो इसीलिए ये जो टॉक्सिन है ज्यादातर वेजिटेबल्स एक्सपोजर से होती है, ठीक है। अगली बात, जैसे ही पेशेंट ये टॉक्सिन्स खाए बॉडी में जाएंगी, ये टॉक्सिन पता क्या करती हैं? अब मैं आपको बता, लुक, स्पोर भी अटैक कर सकते हैं और बच्चे ये क्या है? और अटैक करता है। सर वाइट पेपर अटैक करती है। वाइट पेपर, अच्छा, ये वाइट पेपर है। ये कल हमने, ये आपका क्या है सर? ब्रेन। नजर आ रही है? फोटो नजर आ रही है? जी सर। अब ये ब्राइटनेस नहीं है। ये आपका ब्रेन है और ये नीचे क्या है? सर स्पाइनल कॉर्ड। ये हड्डी है यार। यस जी सर। क्या है जी? स्पाइनल कॉर्ड। और ये क्या है जी? सर ब्रेन। ये हमारे नर्व्स निकलते हैं ना, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऐसे न्यूरॉन्स निकलते हैं ना। जी सर। ऐसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन्स निकलते हैं, ब्रेन नर्व्स निकलती है ना स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्रेन से भी तो हमारी नर्व्स निकलती है ना। जी सर। ब्रेन से हमारी 12 नर्व्स निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी 31 नर्व्स निकलती हैं। जी सर। तो मतलब बहरहाल ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो, उससे क्या निकलती हैं? बच्चियां स्पोर नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स निकलती हैं। अब ये जो नर्व्स जो है ये हमारे
मसल्स को आके स्पोर भी जाके क्योंकि सॉइल ਵਿੱਚ ਦੀ स्पोर ਹੁੰਦੇ ਨੇ इनर्वेट करती हैं। ये नर्व्स किसके पास आ रही है? मसल्स के पास। सर मसल्स के पास आ रही है। अब ये जो नर्व आई है ये कोई न्यूरॉन ही होगा ना? जी सर। नर्व किस चीज से बनी है? न्यूरॉन से बनी है ना? एक्सॉन से बनी है ना? ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈ कलर में पड़े थे। ਦੇ यस सर। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ अब ਇਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ये एक नर्व आई, हमारे ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये मैं न्यूरॉन को ना थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये एक बड़ा न्यूरॉन है। ये क्या जी? एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन्स क्या रिलीज करते हैं मसल्स के ऊपर? एसिटाइल कोलिन। सर न्यूरोट्रांसमीटर। यस, तो इसका मतलब ये जो हमारी नर्व्स आती हैं वो बेशक ब्रेन से हो या स्पाइनल कॉर्ड से हो, ठीक है, जो नर्व्स हमारे मसल्स के पास आएंगी वो मसल्स के ऊपर क्या रिलीज करती हैं? सर एसिटाइलकोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलिन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैं हाथ क्या कर रहा हूँ? ਲਾਗੇ ਲਿਲ ਹੈ ਨਾ ਨੋਟਸ ਜਦੋਂ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਏ ਤੇ सर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ये एसिटाइलकोलिन ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪੀ ਯਾਦ ਆਈ मेरे मसल्स की कंट्रैक्शन करवा रही है। जी सर। ये जो मैं हाथ बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे न्यूरॉन्स क्या रिलीज कर रहे हैं मसल सर एसिटाइलकोलिन, एसीएस सर एसिटाइलकोलिन। इसका मतलब जब आपका न्यूरॉन, आपकी नर्व जब मसल्स पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करती हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जी सर। इसका मतलब ये हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं ये सारे, ठीक है, ये जो मैं बाजू हिला रहा जी हूँ, सर। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कर कि ये मैं आंखें मूव कर रहा हूँ, आंखें हिला रहा हूँ, जी सर। ये सारी चीजें मसल्स की वजह से हो रही है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रही है ना। तो इसका मतलब हमारी मसल्स की मूवमेंट्स के लिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बॉडी के किसी भी पार्ट की मूवमेंट के लिए हमें स्केलेटल मसल्स की क्या चाहिए? सर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। हमें कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरॉन से क्या रिलीज करनी पड़ेगी? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन। इसका मतलब हमारे स्केलेटल मसल्स तब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे जब तक हमारे न्यूरॉन्स एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं करेंगे। जी सर। बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देती। जी सर। अब आप लोग समझदार हैं। अब मुझे बताओ, बोtulinum टॉक्सिन जब एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे? नो सर। मसल पैरालाइज हो जाएंगे। मसल्स क्या हो जाएंगे? जी सर। सर पैरालाइज हो जाएंगे। अब मुझे आप बता दो कि बोtulinum टॉक्सिन हमारी बॉडी को क्या कर देगी? पैरालाइज। क्या कर देगी? पैरालाइज कर देगी। कैसे पैरालाइज करेगी? क्योंकि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए न्यूरॉन से क्या चाहिए? सर एसीएच, एसिटाइलकोलिन। जैन एसीएच नहीं कहना, पूरा नाम बोलना। सॉरी सर। हमारी मसल कोई बात, हमारे न्यूरॉन्स को क्या चाहिए? न्यूरॉन्स को क्या रिलीज करनी है? सर एसिटाइलकोलिन। और उसके बाद मसल क्या करेंगे? सर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और मैंने एक बात बताई थी कि एसिटाइलकोलिन हमारे मसल्स को डीपोलराइज करेगी। हमारे मसल्स को क्या करेगी? सर डीपोलराइज करेगी। तो मसल्स ने तब, किसी भी मसल ने तब ही कॉन्ट्रैक्ट करना है जब वो पहले क्या हो? सर डीपोलराइज हो। तो एसिटाइलकोलिन हमारे स्केलेटल मसल्स की क्या करती है? सर डीपोलराइजेशन। जब तक कोई मसल डीपोलराइज नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। जी सर। तो हमारे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल्स का डीपोलराइज होना जरूरी है। डीपोलराइज तभी कोई मसल होता है, डिपेंड करता है उसको कौन सी चीज डीपोलराइज करती है। तो स्केलेटल मसल्स को डीपोलराइज एसिटाइलकोलिन करती है। जी सर। और बोtulinum टॉक्सिन क्या रिलीज नहीं होने देते? सर एसिटाइलकोलिन। यस। अब जाहिर है एसिटाइलकोलिन को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ तो कोई चीज होगी ना जो एसिटाइलकोलिन को बाहर फेंकेगी। यस सर। न्यूरॉन के अंदर वो प्रोटीन्स होती हैं, स्नेयर प्रोटीन्स, SNARE। कौन सी प्रोटीन? सर स्नेयर प्रोटीन। ये न्यूरॉन के अंदर होती है। स्नेयर प्रोटीन काम करेगी तो न्यूरॉन के अंदर से क्या बाहर आएगी? सर एसिटाइलकोलिन। देन ACH बाहर आएगी। सर क्या बाहर आएगी? सर एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन बाहर आएगी।
इसका मतलब हमारे न्यूरॉन्स ने जो एसिटाइलकोलिन रिलीज करनी है वो कौन सी प्रोटीन्स होती हैं न्यूरॉन्स के अंदर जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज करवाती हैं? सर स्नेयर प्रोटीन। स्नेयर। बॉtulinum टॉक्सिन जाके किसको ब्रेक डाउन करती है? सर स्नेयर प्रोटीन को। किसको इनहिबिट करती है बॉtulinum टॉक्सिन? सर स्नेयर प्रोटीन को। बॉtulinum टॉक्सिन स्नेयर प्रोटीन्स को अटैक करती है। जब स्नेयर प्रोटीन्स पे अटैक होगा तो एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन से रिलीज नहीं होगी। जी सर। थोड़ी लहाई गिनती ये पेपर में ना वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, ये जल्दी से बता दो बॉtulinum टॉक्सिन जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज नहीं होने देती वो कहाँ पे एक्ट करती है बॉtulinum टॉक्सिन जाके? सर स्नेयर प्रोटीन पे। न्यूरॉन्स के अंदर स्नेयर प्रोटीन को टारगेट करती है। जब स्नेयर प्रोटीन आपकी काम नहीं करेंगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी। नहीं होगा। जी सर। क्लियर? जी सर। स्ट्राइक रेट सही है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं सिंपल, एसिटाइलकोलिन जब रिलीज नहीं होता तो मसल पैरालाइज हो जाते हैं। यस सर। हम एक सिंड्रोम भी पढ़ते हैं लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, उसमें भी एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती लेकिन उसका मैकेनिज्म और होता है, ये नहीं होता। तो कोई भी ऐसी ड्रग, अब देखो मेरी बात सुनो, कोई भी ऐसी ड्रग जो आपकी न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज को रोके मसल पैरालाइज हो जाएगा। जी यस सर। कोई ऐसी डिजीज जो आपके न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने से रोके मसल पैरालाइज हो जाएगा। क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होने देती, मसल पैरालाइज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कोई ऐसी डिजीज है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता? आपने कहना लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम। मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको मैं मैकेनिज्म नहीं उसका समझा रहा। कौन सा सिंड्रोम? लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम। इसमें भी हमारे न्यूरॉन से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। जी सर। क्या कोई इन्फेक्शन है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती न्यूरॉन से? आप कहोगे बॉटुलिनम। जी सर। इसका मतलब अगर क्या कोई ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने से रोकती हैं? यस। जी सर। इसका मतलब क्या है? जो चीज एसिटाइलकोलिन में आके टांग अड़ाएगी ना, मसल पैरालाइज हो जाना। जी सर। यस। मुझे जल्दी से बता दो, आपने एक बात, अब मेरी बात सुना गौर से, पॉइंट समझो गौर से। जी सर। कौन सी डिजीज है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती? सर लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम। बस अभी इतना याद कर लो। कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सी टॉक्सिन है जो एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने से रोकती है? सर बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम टॉक्सिन। अगर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दें तो भी मसल पैरालाइज हो जाएगा ना? जी सर। क्योंकि एसिटाइलकोलिन मसल्स पे लगेगी ना, कोई रिसेप्टर्स होंगे ना एसिटाइलकोलिन के। इसका मतलब जो चीज आपके मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी फिर भी मसल पैरालाइज हो जाएंगे। यस सर। तो जो चीज एसिटाइलकोलिन को रिलीज ना होने दे या जो भी चीज एसिटाइलकोलिन को काम ना करने दे, आपके मसल्स जो है ना उड़ जाने। जी सर। आई होप सो आप सबको समझ आई कि एसिटाइलकोलिन की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर आवर स्केलेटल मसल्स। यस सर। बाकी लोग भी हों करो। यस सर। जी सर। इंपॉर्टेंट बात, कभी सर्जरी हुई है किसी की आप में से? हुई होगी। जी सर। सर्जरी जब करते हैं तो पेशेंट की पूरी बॉडी के मसल्स क्या होते हैं जब तक सर्जरी हो रही होती है? सर पैरालाइज होते हैं। इसका मतलब जब सर्जरी चल रही होती है ना तब एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक किए होते हैं। कितना देखो आसान सा पॉइंट आपको समझ आ गया। जब सर्जरी करते हैं पूरा बंदा पैरालाइज होता है क्योंकि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक किए होते हैं। यस सर। जब सर्जरी चल रही होती है एसिटाइलकोलिन मसल्स पे काम नहीं कर रही होती सर, इसीलिए बंदा पैरालाइज हुआ होता है। तो इसका मतलब जो चीज एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी मसल पैरालाइज हो जाएंगे। इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि जब सर्जरी करते हैं सर्जरी के दौरान पेशेंट की बॉडी पूरी पैरालाइज हुई होती है, स्केलेटल मसल पैरालाइज, क्योंकि हमने एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को क्या किया होता है? सर ब्लॉक किया होता है। वो कौन सी ड्रग्स हैं कॉमनली? जिस तरह विकोरोनियम, ठीक है, विकोरोनियम, ठीक है, उसके अलावा विकोरोनियम ड्रग, प्रोकोलोनियम ड्रग, ठीक है। तो ये सारी ड्रग्स सर्जरी जब चल रही होती है तो ये सारी ड्रग्स दे रहे होते हैं।
सारियां नहीं ला दियो, मतलब कोई एक ड्रग अंदर से ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर मतलब पैरालाइज हो जाए। देखो अब एक चीज आप पढ़ते हो तो आपके साथ 20 कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट? जी सर। ये देखो यस सर। चुका वाह सही ना मैं तो हो गया क्या है। जो ड्रग्स एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं ना, क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स। क्या लिखा आ गया? प्रोक्रोनियम विक्रोनियम, ठीक है। तो अब मुझे जल्दी से बता दो, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। अगर आपसे मैं सिंपल सी एक बात पूछूं। जी सर। देखो बाचुलिन पर वापस आ जाते हैं, लेकिन ये इस तरह ना साथ आपकी छोटी छोटी चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर होती हैं। क्या मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइलकोलिन चाहिए? यस सर चाहिए। ये जो मैं अपने हाथ से ला रहा हूँ, क्या ये एसिटाइलकोलिन की वजह से हिल रहे हैं? यस सर। एसिटाइलकोलिन कौन रिलीज करता है? सर न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, स्नेयर प्रोटीन रिलीज करते हैं। यस, विद द हेल्प ऑफ स्नेयर प्रोटीन, ठीक है जी सर। अच्छा, जो अगर कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती? सर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होती? सर बोtulinum टॉक्सिन। कौन सी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं? सर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स, विक्रोनियम एंड रोक्रोनियम। तो सर्जरी जब चल रही होती है तो उस वक्त यही एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ड्रग्स ब्लॉक कर दी होती हैं, इसलिए बंदा पैरालाइज हुआ था सर्जरी में। जी सर। वरना बंदे के मसल पैरालाइज ना हो, डॉक्टर बाजू इधर को खींचे, आप इधर को खींचे, डॉक्टर तो बेचारा आपके साथ लड़ता ही रहे, बांह सीधी कर। यस सर। जब आप पैरालाइज हो जाते हो, डॉक्टर जो मर्जी करे आपके साथ, इन गुड सेंस, isn't it? जी सर। तो वो डॉक्टर जो मर्जी कर सकता है ना, सज्जे ले जा खबे ले जा, आप तो पैरालाइज हो। अगर आपके मसल पैरालाइज नहीं होंगे और डॉक्टर टांग अपनी तरफ खींच रहा है, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, दो मुखी मुखी हो। अच्छा, बहरहाल क्या एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स किसी डिजीज में डैमेज होते हैं? यस यस सर। उस डिजीज को कहते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। जी सर। इसमें एसिटाइलकोलिन होती है, लेकिन एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जी सर। देखो आपने एक चीज याद कर ली, एसिटाइलकोलिन को जो चीज अफेक्ट करे या जो चीज एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को अफेक्ट करे, मसल उड़ जाने आपके। जी सर। अब मुझे आपको 5 कंडीशन बताओ। मैं अगर आपसे ये कहूं, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी? जी सर लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें एसिटाइलकोलिन तो होगी लेकिन उसके रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं? मायस्थीनिया। ऐसी कौन सी ड्रग है जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी? विक्रोनियम और रोक्रोनियम। ऐसे कौन सा इन्फेक्शन है जो एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होने देगा? बोtulinum टॉक्सिन का इन्फेक्शन। देखो एक टॉक्सिन से हमने 4-5 लिंक बना लिया ना, अब आप ये कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, कभी आपने देखा है जब फिट्स पड़ते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब एपिलेप्सी होती है, 2-3 मिनट गुजरते हैं, एपिलेप्सी खुद ही कंट्रोल हो जाती है, बाद में रुक जाती है? यस सर। जी सर। क्योंकि जब आपको फॉर एग्जांपल आपको एपिलेप्सी हो रही है, आपको क्या लग रहे हैं? झटके। सर झटके लग रहे हैं, फिट्स पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके मसल्स तेजी से क्या कर रहे हैं एपिलेप्सी में? सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एपिलेप्सी में क्या हो रहा है? आपके मसल तेजी से क्या कर रहे होते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब मसल एपिलेप्सी में बार बार क्या कर रहे होते हैं? तेजी से सर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एसिटाइलकोलिन बहुत ज्यादा क्या हो रही होती है न्यूरॉन से, तो ज्यादा रिलीज हो रही होती है। तो यार जब एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाएगी, मसल खुद ही रुक जाएगा कॉन्ट्रैक्शन करना। जी सर। इसीलिए जब झटके लगते हैं, एपिलेप्सी होती है, 2-3 मिनट झटके लगते हैं, बाद में वो खुद भी रुक जाते हैं, क्योंकि मसल के न्यूरॉन के अंदर जो एसिटाइलकोलिन थी वो खत्म हो जाती है थोड़ी देर बाद। जी सर। तो इसीलिए वो जब लोग कहते हैं जब झटके लगते हैं जी
तो चमड़े की जूती ढूंढो। क्या जूती ढूंढो? चमड़े की जूती। चमड़े की जूती। हमारे पाकिस्तान में जब किसी को झटके लगते हैं तो चमड़े की जूती ढूंढने लग जाते हैं। वो 3-4 मिनट चमड़े की जूती ढूंढने में लगते हैं, उतनी देर में न्यूरॉन के अंदर से एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाती है, मसल खुद ठीक हो जाता है। जी सर, बात समझ आई? इसका मतलब आपको जब एपिलेप्सी होती है, आपको जब फिट्स होते हैं, आपको शुरू में झटके लगते हैं, बाद में खुद ही रुक जाते हैं झटके, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर से एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाती है। जब एसिटाइलकोलिन ही नहीं होगी, मसल खुद ही रुक जाएगा। जी इसका मतलब क्या है? इसे कहते हैं न्यूरॉन थक गया, एसिटाइलकोलिन मुक गई, इसे कहते हैं न्यूरोनल फैटीग। जी सर, ये 6 चीज क्लियर होगी? यस सर। तो जल्दी से मुझे बताएं डॉक्टर लीजा कि झटके जब लगते हैं तो चमड़े की जूती ढूंढने से पहले झटके खुद ही रुक जाते हैं, क्या हो जाती है सर? क्योंकि मसल के अंदर से एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाती है, न्यूरोनल फैटीग जिसको हम कहते हैं। जो जाहिर है एक हद तक ही है ना, न्यूरॉन के अंदर एसिटाइलकोलिन जब वो खत्म हो जाती है फिर आपकी रुक जाती है। जी सर, वो एसिटाइलकोलिन ज्यादा रिलीज हो रही होती है जिसकी वजह से न्यूरोनल फैटीग होती है और एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाती है। यस, तो चले अभी तक जितना पढ़ा है डॉक्टर लीजा इसको रिवाइज करें। जी सर। सर आज हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम पढ़ रहे हैं। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और एनारोबिक प्रोड्स हैं। इसमें ये भी स्पोर्स की वजह से होता है और स्पोर्स जो है वो सॉइल और डस्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये वाले जो स्पोर्स होते हैं ये हनी में भी प्रेजेंट होता है। और ये जो है ये डायरेक्ट स्पोर्स से भी हो सकता है और इसके टॉक्सिन से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो एडल्ट पेशेंट्स होते हैं उनमें टॉक्सिन से इन्फेक्शन होता है और जो बच्चे होते हैं उनमें स्पोर्स इन्फेक्शन होता है। अगर एक एडल्ट पेशेंट आता है और उसमें बोटुलिनम टॉक्सिन का इन्फेक्शन हुआ है तो वो इंजेक्शन की वजह से हुआ है, जिसमें सबसे मेन कॉज जो है वो वेजिटेबल होते हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो सॉइल में बनते हैं। और सर आपने बताया कि जो ब्रेन है और एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की 12 नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड में 31 नर्व्स हैं। जो नर्व्स हैं वो इनर्वेट करती हैं। 31 पेयर है सर, पेयर और ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। 12 पेयर्स। और सर जो नर्व्स हैं वो मसल्स को इनर्वेट करती हैं और नर्व जो है वो रिलीज करती हैं एसिटाइलकोलिन को, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होती है। एसिटाइलकोलिन से मसल डीपोलराइज होता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है इससे एसिटाइलकोलिन जो है वो इसकी ये रिलीज होना बंद हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। और इसके लिए जो स्नेयर प्रोटीन है वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होता है। जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है वो एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देता है स्नेयर प्रोटीन को इनहिबिट करने की वजह से। और सर कोई भी ऐसा ड्रग जो एसिटाइलकोलिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा न्यूरॉन से, वो मसल पैरालिसिस करा देगा। इसमें हमने एक सिंड्रोम पढ़ा, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। ये एक ऑटो इम्यून सिंड्रोम है। फिर सर आपने ड्रग्स बताई हैं। ड्रग्स में जो है वेक्रोनियम और रिक्रोनियम ड्रग्स हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट कर देती हैं। इसको हम न्यूरोमस्कुलर ड्रग एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। इसको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स भी कहते हैं। और सर सर्जरी में हम लोग जो पेशेंट होता है उसके मसल्स को हम पैरालाइज कर देते हैं, यानी कि एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को हम ब्लॉक कर देते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। उसके बाद सर हमने मायसीनिया ग्रेविस पढ़ा है, जिसमें एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। फिर हमने एसिटाइलकोलिन होती है लेकिन रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं, मसल पैरालाइज होते हैं, रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं। और फिर हमने सिर्फ एपिलेप्सी पढ़े, फिट्स पढ़े हैं, जिसमें मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत फास्ट एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो रही होती है बहुत ज़्यादा। इसमें 2 से 3 मिनट के बाद पेशेंट जो है वो खुद ब खुद ही सेटल हो जाता है। इसको हम लोग न्यूरोनल फटीग भी कहते हैं, क्योंकि अंदर से एसिटाइलकोलिन। जी सर। कौन सबको समझ आई? कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे-छोटे, इजंट इट? जी सर। तो इसलिए ब्रोस जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना तो आपको ना उसकी 3-4 चीजें आनी चाहिए। अच्छा यार ये इन्फेक्शन में भी होता है, ये डिजीज में भी होता है, इसका मतलब एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड मायसीनिया ग्रेविस भी आता है, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम भी आता है, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड बोटुलिनम टॉक्सिन भी आती है, एसिटाइलकोलिन से रिलेटेड न्यूरोनल फटीग का क्वेश्चन भी आता है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो हैं जिनको हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग्स कहते हैं, ये हम सर्जरी में भी देते हैं। जी सर। लेकिन एक चीज याद रखना, स्केलेटल मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं, स्मूथ मसल्स के नहीं। स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं
वो एम रिसेप्टर्स होते हैं। जो स्केलेटल मसल्स के एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो एम होते हैं। यस सर। जी सर। हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स का मसला। स्मूथ मसल्स के ऊपर जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं वो एम रिसेप्टर्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स में एम होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। अब मुझे बताएं। यस सर। अब मुझे बताएं कि सर्जरी जब करते हैं, विकोरोनियम रोकोरोनियम जब ड्रग देते हैं, एम रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं या एनएम ब्लॉक होते हैं? सर एनएम ब्लॉक होते हैं। यस, इसका मतलब स्मूथ मसल्स को हम अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो अफेक्ट कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स को। हालांकि स्केलेटल मसल्स पे भी एसिटाइलकोलिन लगती है, स्मूथ मसल्स पे भी लगती है, बट द रिसेप्टर्स आर डिफरेंट। यस सर। अब मुझे आपसे मैं पूछूं, सर जब सर्जरी कर रहे थे रोकोरोनियम वेकोरोनियम जब ड्रग देते हैं वो एम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं कि एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं? सर एनएम रिसेप्टर्स। सर एनएम रिसेप्टर्स को, एम रिसेप्टर्स का उसके कोई ताल्लुक नहीं है। आई होप सो आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। जी सर। जी सर। जी रोज जी। डॉक्टर कोमल, उमर, मुकद्दस, क्लियर आप लोगों को? यस सर। अब कोमल मुकद्दस की आवाज नहीं आई। ये दोनों ऑनलाइन है? डॉक्टर लीजा देखा? जी सर मैं देखती हूँ। यस सर। पायरिडोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, जी सर ऑनलाइन है। स्टिग्माइन देने। कुतियां पई हैं दोनों। आगे लिखें। लिवोस्टिग्माइन Next. जी सर मेरा इंटरनेट नहीं सही है, मैंने लेक्चर वो बार बार कनेक्ट कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का वाईफाई नहीं ठीक आज। और सर मेरा पैकेज भी खत्म हो गया है, अभी 8 दिन पड़े हुए हैं 30 आने में। तो पैकेज ये पाकिस्तान में तो जब पैकेज खत्म होता हम लगवा लेते हैं, होते नहीं सर ऐसा नहीं होता। एनएम में नहीं हो सकता सर, एनएम में नहीं हो मदद सकता, से होता है ना। मंथ से पहले रिचार्ज नहीं होता। तो आप पैकेज का जीबी बढ़ा लो। सर ऐसा भी नहीं होता। सर मैंने सिम के बढ़वाया, साथ एक ही पैकेज आता है। फिक्स होता है। सर मैंने 70 GB बढ़वाए थे, वो सारा यूज हो गया। लेक्चर्स लेती थी डेली इसीलिए। सर 10 दिन में ना जो सिम का पैकेज होता है वो खत्म हो जाता है। सर जो भी सिम हम लोग खरीदते हैं ना उसके साथ एक ही पैकेज आता है, जो सिम के साथ हमें पता होता है कि यही पैकेज है, फिर हम उसको चेंज नहीं करवा सकते, फिर सिम ही बदलनी पड़ती है। दुख समझ सकता हूँ, डिस्कनेक्ट लेकिन हो मुझे गया। इतना पता है कि 70 GB क्लास लेने से मैक्सिमम 10 GB यूज होता है पूरे महीने में। नहीं सर, रोजाना की 3 GB की क्लास होती है सर। VPN से बहुत लगता है। ठीक, मान लेते हैं। बोtulinum टॉक्सिन का मैकेनिज्म सबको समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। इसलिए किसी भी अडल्ट में बोtulinum टॉक्सिन जब जाएगी ना तो मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगी, इसलिए बोtulinum के सिम्टम्स क्या आते हैं? मसल वीकनेस। मसल वीकनेस। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्योंकि मसल्स के ऊपर बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होने देगी, मसल्स आपके पैरालाइज हो जाएंगे, इसलिए जी सर। मसल वीकनेस होगी। इधर देखो, यस सर। क्या मेरी दोनों आंखें इकट्ठे मूव करती हैं सज्जे खब्बे? कोई फर्क नहीं। जी सर इकट्ठे में। यस सर। ज्यादा वही नहीं, सारी ही होनी। क्या मेरी आंखों के अंदर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है? आंखों के अंदर? यस। जी सर। यस सर। ये देखो, मैं अब आपको एग्जांपल बताता हूँ। लोग शुक्रिया। कोई नहीं, शुक्रिया नहीं करेंगे। नहीं वैसे वो ये क्या लिखा हुआ है? रोज पेटल। मैं इसको करीब करके पढ़ रहा हूँ, राइट? जी सर। जी सर। अब मैं दूर करके पढ़ रहा हूँ, फिर भी पढ़ा जा रहा है। अब मैं करीब करके पढ़ रहा हूँ, फिर भी पढ़ा जा रहा है। तो मैं कोई चीज दूर लेके जाऊं या कोई चीज करीब लेके आऊं, मेरी आंखों के अंदर जो आयरस, मेरी आंखों के अंदर दो मसल्स हैं, एक आयरस और एक सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स। यस सर। ये दोनों मसल्स जब मैं दूर देखता हूं तो भी काम करते हैं, जब मैं करीब देखता हूं तो भी काम करते हैं। यस सर। बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन, बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन। इनके ऊपर भी एसिटाइलकोलिन लगती है। तो मुझे एक बात बताओ, जब बोtulinum टॉक्सिन, अब ये टिश्यू का डिब्बा इधर पड़ा हुआ है,
ये मैं करीब करके देख रहा हूँ तो भी मुझे मेरा फोकस हो रहा है, मैं दूर करता हूँ तो भी मेरा फोकस ठीक है। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। इसे क्या कहते हैं? Accommodation. अकोमोडेशन। आई अकोमोडेशन ना, फोकस जो हम करते हैं, दूर चीज देखते हैं तो भी क्लियर नजर आती है, करीब चीज देखते हैं तो भी नजर आती है, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। Yes sir. तो ये अकोमोडेशन कौन से दो मसल्स कर रहे होते हैं हमारी आईज के अंदर? Iris and ciliary muscles. बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन। Yes sir. तो जब एसिटाइलकोलिन नहीं होगी तो क्या हमारे ये दोनों मसल्स भी अफेक्ट होंगे? होंगे sir. तो क्या हम पार्शियल अन्य हो जाएंगे? जी sir. यस क्या सर। हो जाएगी हमारी विजन? Blurry जब vision. एसिटाइलकोलिन इसलिए जब हमारी बोtulinum टॉक्सिन होगी तो हमारी विजन ब्लर हो जाएगी। उसके बाद मसल वीकनेस होगी। उसके बाद देखो ये मैं आंखें ऐसे कर रहा हूँ सब जगह पे जी सर कर लें. यस बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन। मसल्स है ना जो कभी आंखों को इधर खींच के ले जाते हैं, कभी मसल्स है ना कभी आंखों को सज्जे ले जाते हैं, कभी खबरे कभी उतरे कभी थल्ले। जी सर. यस सर। जब एसिटाइलकोलिन नहीं होगी ये मसल्स जो होते हैं जो हमारी आई को राइट लेफ्ट उतरे थल्ले सज्जे खबरे ऊपर नीचे करते हैं, इन्हें कहते हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। क्या कहते हैं? Extraocular muscles. सर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। इनको भी तो एसिटाइलकोलिन ही चाहिए, इसीलिए हमारी डबल विजन होगी। क्या कभी ऐसा होता है एक आंख राइट साइड पे जा रही है एक आंख लेफ्ट साइड पे जा रही है? नहीं, कभी नहीं होता। No. No sir. दोनों आंखें एक साइड पे जाएंगी, या दोनों को खब्बे पासे ले जाओ या दोनों को कटांगे सज्जे सारे पासे ले जाओ, सज्जे या पासे. दोनों को इकट्ठे ऊपर ले जाओ या दोनों को इकट्ठे जो यार रूम च नहीं है ना नीचे ले आओ। नीचे नीचे ले ले जाओ। जाओ. मैं तो नहीं बैक पावर भी नहीं निकले हैं बिकॉज इतनी कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसीलिए जब एसिटाइलकोलिन नहीं होगी या रिलीज नहीं होगी तो एक आंख का मसल ज्यादा कंट्रैक्शन करेंगे, एक आंख के कम, तो हमारी विजन क्या हो जाएगी? डबल विजन। सर ये स्क्विंटेड आईज भी इसी वजह से होती है. हाँ जी, वो एक मसल वीक होता है एक स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ब्लर विजन, डबल विजन, मसल वीकनेस। ठीक है, उसके बाद जी सर। मुझे एक बात बताएं, हम सब रोजाना पोटी करते हैं? जी सर। सब करते हैं क्योंकि इंटरसेंट क्या करती है? कंट्रैक्ट ਉੱਥੇ ਵੀ सर कॉन्ट्रैक्ट करती है। इंटरसेंट कॉन्ट्रैक्शन करती है, वहां पे भी तो इंटरसेंट कॉन्ट्रैक्शन करती है तो पोटी बाहर आती है ना। यस सर। एसिटाइलकोलिन जब नहीं होगी, स्मूथ मसल्स को भी तो एसिटाइलकोलिन चाहिए ना, इंटरसेंट के अंदर स्मूथ मसल्स है ना। यस सर। है तो वहां पे भी एसिटाइलकोलिन ही ना, तो इसका मतलब जब स्मूथ मसल्स को एसिटाइलकोलिन नहीं मिलेगी, इंटरसेंट क्या नहीं करेगी? कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी. सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। तो मुझे पता पोटी आएगी। नो सर. कॉन्स्टिपेशन। यस, क्योंकि स्मूथ मसल कंट्रैक्शन करनी या स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन करनी, एसिटाइलकोलिन तो चाहिए। जी सर. इसीलिए ग्रोथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? क्योंकि इंटरसेंट की मोटिलिटी रुक गई। क्योंकि इंटरसेंट की क्या रुक गई? मोटिलिटी. इंटरसेंट की मोटिलिटी रुक गई। जब इंटरसेंट की मोटिलिटी नहीं होगी क्योंकि स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनको एसिटाइलकोलिन नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि स्नेयर प्रोटीन्स की वजह से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रही ड्यू टू बोtulinum टॉक्सिन। जी सर. तो जल्दी से मुझे बता दो, सबको पल्ले पड़ गया व्हाट इज यस सर। बोtulinum टॉक्सिन? क्लियर? सिम्टम्स सर। जी सर समझ आ गया. अगली बात इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं जी किस में? इन्वेस्टिगेशन बच्चों में। स्पेशली पहले 1 साल के बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट. इन्फेंट कहते हैं। पहले 1 साल के बच्चे को क्या कहते हैं? इन्फेंट. इन्फेंट कहते हैं। पहले महीने के बच्चे को क्या कहते हैं? न्यूनेट। न्यूनेट. अच्छा, तो जब बच्चा पैदा होता है अक्सर हम उसको क्या देते हैं? सर गुट्टी। जिसने गुट्टी दी होती है ना सारी जिंदगी गालियां खाता है। ये होते क्या है? यस सर। ये ਹੁੰਦਾ है ना। ठीक है, मुझे जिस औरत ने गुट्टी दी थी ना वो बहुत हो चुकी है। मेरी अम्मी अभी भी यही कहती है इन ओदी गुड़ती है ये ओदे अंगूठी टापदा।
उस वक्त दाइयां होती थी ना, मैं जी सर। जो पैदा हुआ वो दाई के हाथों पैदा हुआ था ना, तो वो दाई नहीं कि दाई जो काली सी वो नहीं मेरे मुंह में मीठा बात है, अभी तक गालियां खाती है। जी सर। तो अच्छा बात, तो जो गुट्टी होती है तो वो क्या होती है, तो रमी मुझे एक ही बात कहती है कि उसका उस दाई का नाम था हाजरा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। अम्मी मुझे अभी भी कहती है कि हाजरा अंगूठा पता है। अच्छा तो अच्छा, गुट्टी जो होती है अक्सर लोग क्या दे देते हैं गुट्टी में, बच्चे के मुंह में क्या डालते थे पैदा होने के बाद? शहद दे देते हैं। हनी। शहद। हनी में क्या होते हैं बातुल इल्म के? स्पोर्स होते हैं। स्पून। इसीलिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हनी बिल्कुल भी यूज नहीं करते। नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्स की क्या होगी अंदर जाके, जर्मिनेशन होगी। जर्मिनेशन से क्या बनेगा सर? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बनेगा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने के बाद क्या बनाएगा? टॉक्सिन बनाएगा। बोचुलिनम टॉक्सिन। टॉक्सिन। बच्चे के स्केलेटल मसल्स क्या हो जाएंगे? पैरालाइज हो जाएंगे। पैरालाइज हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को गुट्टी नहीं देते, बच्चे में बैक्टीरिया, आपने बच्चे के मुंह में जब हनी डाला, शहद डाला, उसके अंदर स्पोर्स से बैक्टीरिया बना, बैक्टीरिया कॉल्ड जर्मिनेशन, बैक्टीरिया बना स्पोर्स से। उस बैक्टीरिया ने बाद में टॉक्सिन प्रोड्यूस की, वो टॉक्सिन ने क्या किया, बच्चे के पूरी बॉडी में फैल के बच्चे की पूरी बॉडी पैरालाइज कर दी। यस सर। और बच्चे के पूरी बॉडी के मसल्स क्या हो जाएंगे? पैरालाइज। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, बच्चा ढिल्ला हो जाएगा ना। जी सर। बच्चे के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ये देखो, क्या कोई बच्चा पैदा होने के बाद इस तरह गिरा होता है? नो सर। नो सर। क्योंकि बच्चे के मसल्स में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, बिल्कुल ढीला हो गया बच्चा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम। मुझे याद करवाना, ग्रे बेबी सिंड्रोम, मैंने एक आपको याद एंड लिखवाना छोटा सा, ठीक है? फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम, इसका मतलब बच्चे के मसल पैरालाइज हो गए। अच्छा, एक चीज अब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे में अब बच्चे के मसल्स काम कर रहे हैं, यस और नो? नहीं कर रहे सर। नो सर। मैकेनिज्म वही है, बोचुलिनम टॉक्सिन गई। वो गुजर कह रहा है कि नाम मैं खाते रोटी जाओ खाया तुम ही जाओगे कि तू इथे ओए बच गई हो भाई, ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਾਇਆ ਸੋ ਸੈਮ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿ अच्छा तो मैं चले जा बैठा नहीं चला दिया ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ? मैं पहले बीमार ही थी ਉਹ ਸਹੀ ਭਾਈ ਆਊਟ ਹੋਏ ਯਾਰ ਜੀ। ਸੈਮ ਹੋਇਆ हां मास्टर इज रिमूव हो गई तो जूम का मसला अगले राइड ही हो गई, क्योंकि मसल तो काम ही नहीं कर रहे, माँ के ब्रेस्ट से वो मिल्क खींच ही नहीं सकता। जी उसके सर। बाद क्या होगा? बच्चा ढिल्ला हो जाएगा, ठीक है? जी सर। उसके बाद हम सांस किस मसल की वजह से ले रहे हैं? डायफ्राम की वजह से। डायाफ्राम की वजह से। तो जब डायाफ्राम पैरालाइज हो जाएगा, बच्चा सीधा वेंटिलेटर पे। जी सर। यस सर। क्योंकि आप और मैं, हम सब जो सांस अंदर लेके जा रहे हैं, ये डायाफ्राम की वजह से लेके जा रहे हैं। जी सर। जी सर। सांस बाहर निकालने में कोई मसल नहीं चाहिए। जी सर। हमें सांस बाहर निकालने के लिए कोई मसल नहीं चाहिए। नहीं चाहिए सर। क्योंकि हमारे लंग्स जो होते हैं वो रबड़ की तरह होते हैं, वो खुद ही अंदर चिपक जाते हैं, पिचक जाते हैं और सांस हवा बाहर आ जाती है। लंग्स को अंदर खोलने के लिए मसल चाहिए, अदरवाइज लंग्स बंद खुद ही हो जाते हैं, इससे सांस बाहर निकल जाता है। तो लंग्स अंदर लेके जाने के, सांस अंदर लेके जाने के लिए मसल चाहिए, सांस बाहर निकालने के लिए कोई मसल नहीं चाहिए। जी सर। इसीलिए मेरा और आपका भी डायाफ्राम पैरालाइज हो जाए तो हम सीधे किस पे जाएंगे? वेंटिलेटर। तो जब तक डायाफ्राम ठीक नहीं होगा हम वेंटिलेटर में जाएंगे। जी सर। जी सर। तो बच्चे का डायाफ्राम वीक हो जाएगा, बच्चा सीधा वेंटिलेटर पे। अगर अडल्ट्स में भी डायाफ्राम वीक हो गया तो अडल्ट सीधा वेंटिलेटर पे जाएगा। जी सर। क्लियर? पैड ते जी सर। है ना ਉਹਦੇ ਤੇ LBW क्लियर है? बोचुलिनम टॉक्सिन। जी सर, समझ आ गई। यस सर। अगली इंपॉर्टेंट बात सुनो, क्या मायस्थेनिया ग्रेविस में, लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम में, किंदर की थी उनमें भी तो इसी टाइप के प्रॉब्लम थे ना?
यस सर। जी सर। लाहौर च ना बॉटुलिनम टॉक्सिन में भी तो एसिटाइलकोलिन की प्रॉब्लम है ना। जी सर। इसका मतलब लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम में भी तो एसिटाइलकोलिन का मसला आया। जी सर। जी सर। मायसीनिया ग्रेविस में भी तो एसिटाइलकोलिन का मसला आया ना। यस जी सर। सर। बॉटुलिनम टॉक्सिन में भी तो एसिटाइलकोलिन का मसला आया ना। जी सर। यस सर। ये भी लास्ट हुआ है। इसका मतलब लैम्बर्ट एटन में एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल पैरालाइज होंगे। हो जाएंगे सर। मायसीनिया ग्रेविस में भी एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल पैरालाइज हो जाएंगे। हो जाएंगे सर। बॉटुलिनम टॉक्सिन में भी एसिटाइलकोलिन की वजह से मसल पैरालाइज हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिस इज लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम, दिस मायसीनिया ग्रेविस या दिस इज बॉटुलिनम टॉक्सिन? इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन है इन एग्जाम। जी सर। यस सर। बिकॉज सब के अंदर लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम हो, मायसीनिया ग्रेविस हो या बॉटुलिनम टॉक्सिन हो, मसला तो सब में एसिटाइलकोलिन का ही है, सब के अंदर मसल पैरालाइज हो जाएंगे। जी सर। जी सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट एमसीक्यूज इन एग्जाम कि आपने मायसीनिया ग्रेविस लगाना है, आपने लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम लगाना है, या आपने बॉटुलिनम टॉक्सिन लगाना है, क्योंकि सिम्टम तो सब में एक ही है, मसल तो सब में पैरालाइज हो रहे हैं। ऐसी है सर। यस सर। बात समझ आई? इसका मतलब जी सर। हाउ यू विल डिफरेंशिएट, एक चीज याद रखें, जो आपका बाला ही नाच नहीं पाया नवा पाया नहीं जो लैम्बर्ट एटन सिंड्रोम है, क्या फुल इस्लाम लैम्बर्ट एटन नहीं है। ये लंग्स कैंसर के साथ एसोसिएटेड होता है। जी सर। जी सर। जो आपका मायसीनिया ग्रेविस है, ये थाइमस ग्लैंड जो हमारे चेस्ट में होता है, थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड होता है। थाइमोमा, थाइमस ग्लैंड के ट्यूमर को क्या कहते हैं? थाइमोमा। थाइमोमा। बॉटुलिनम टॉक्सिन या हिस्ट्री होगी किसकी? सर हनी की। हनी की। या आपको क्या होगा कहीं पे बॉडी में? सर वुंड होगा। वुंड होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या जख्म बॉटुलिनम टॉक्सिन मिट्टी के अंदर होता है? होता है सर। क्या आपको कहीं पे चोट लग जाए तो अगर टेटनस आ सकता है मिट्टी से, तो क्या वहां से बॉटुलिनम नहीं आ सकता? आ सकता है सर। इसलिए अगर वुंड की हिस्ट्री हो, अगर किस चीज की हिस्ट्री हो, वुंड की हिस्ट्री हो और उसके बाद मसल पैरालाइज हो गए, तो क्या आंसर लगाओगे? बॉटुलिनम टॉक्सिन। बॉटुलिनम, क्योंकि उसके बाद मसल पैरालाइज क्यों है? क्योंकि जख्म के ऊपर मिट्टी कट्टा लगा है, डस्ट लगी है, वहां से बॉटुलिनम आया है। जी सर। वुंड का लैम्बर्ट एटन से कोई ताल्लुक नहीं, वुंड का मायसीनिया ग्रेविस से कोई ताल्लुक नहीं, वुंड का ताल्लुक है इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन इज बॉटुलिनम। यस सर। ठीक है। उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, मेरी बात सुनो सब लोग, क्लियर? आगे जी चलो। सर क्लियर है। जी सर। जी सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जी सर। सब कुछ मिक्स हो सकता है, एक चीज आपकी सबसे हेल्पफुल होगी पेपर में, ये जो आयरस और सिलियरी बॉडी है ना, आयरस एंड सिलियरी बॉडी, जी सर। ये बॉटुलिनम में फंस होते हैं, नॉट लैम्बर्ट एटन, नॉट मायसीनिया ग्रेविस। जी सर। अगर इन मसल्स को कहते हैं आंखों के अंदर वाले मसल, सिलियरी मसल्स और आयरस को क्या कहते हैं? इंट्राऑक्यूलर मसल्स। इंट्राऑक्यूलर मसल्स। इसीलिए जब आंख के अंदर वाले मसल्स इफेक्ट होंगे ना, तो हमारा किसका साइड इफेक्ट होगा? प्यूपिल। ये जो हमारा ब्लैक स्पॉट, ये ब्लैक स्पॉट क्या है? ये खाली जगह, ये प्यूपिल है ना। प्यूपिल। ये सारा आयरस है, ये सारा ग्रे कलर का क्या नजर आ रहा है? आयरस। आयरिस। और ये खाली जगह को क्या कहते हैं? प्यूपिल। अगर प्यूपिल इफेक्ट होगा ना, इसका मतलब आंख के आयरस का आयरस इफेक्ट हुआ है। यस सर। प्यूपिल का हमारी क्या दोनों आंखों के प्यूपिल का एक ही साइज नहीं होता? यस दोनों सर। सेम होते हैं, राइट है। अगर एक आंख का प्यूपिल दूसरी आंख के प्यूपिल में साइज में वेरिएबल है, तो इसका मतलब आंख के अंदर जो मसल है आयरस, वो इफेक्ट हुआ है। जी सर। जी सर। इसीलिए इंट्राऑक्यूलर मसल्स मतलब आयरस जब इफेक्ट होगा ना, तो आपके प्यूपिल का साइज इफेक्ट होगा। जी सर। इसलिए टू डिफरेंशिएट quickly in exam between Lambert Eaton and myasthenia gravis and botulinum toxin, must focus
कि उसने प्यूपिल इन्वॉल्वमेंट लिखी है कि नहीं लिखी। अगर तो प्यूपिल इन्वॉल्व है तो इसका मतलब बोtulinum टॉक्सिन की वो बात कर रहे हैं। अदरवाइज स्केलेटल मसल तो सब में पैरालाइज होते हैं। जी सर। क्लियर हो गए? जी सर। सर माइसीनिया ग्रेविस में हम सिर्फ थाइमोमा ही देखेंगे। हाँ, मेन थाइमोमा। ओके सर। लेकिन बाद में जब हम थाइमोमा पढ़ेंगे न्यूरो में तब डिस्कस करेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर। ठीक है सर। जी सर। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोtulinum। ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। यस सर। और फर्स्ट एड पे ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं। अच्छा, बोtulinum टॉक्सिन के कुछ और सिम्टम लिख लो। क्या बोtulinum टॉक्सिन से मसल पैरालाइज हुआ? हुआ है सर। यस सर। क्या बोtulinum टॉक्सिन से डायफ्राम पैरालाइज हुआ? हुआ है सर। यस सर। बोtulinum टॉक्सिन से ब्लड विजन हुई? हुई सर। क्या बोtulinum टॉक्सिन से कॉन्स्टिपेशन हुई? ओवरऑल बच्चे हो या बड़े हो, जी सर। दोनों में सिम्टम आएंगे ना। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने अपनी आंखें खोली हुई हैं कि बंद की हुई हैं? बंद की हुई है सर। बंद की। आप क्या कर लें? खोल नहीं सर। खोल नहीं सर। इसका मतलब मेरे आईलिड्स, अगर आईलिड्स क्या हो सकते हैं? आईलिड्स पैरालाइज हो सकते हैं। जब आईलिड्स पैरालाइज होंगे तो मेरे आईलिड नीचे गिर जाएंगे ना, उसे क्या कहते हैं? टोसिस। टोसिस। इसका मतलब क्या है? ये देखो, एक आंख ये थोड़ी सी फिर भी बेहतर है, ये आईलिड तो बिल्कुल ही पैरालाइज हो गया, नीचे गिर गया। यस सर। पेशेंट इसे क्या कहेंगे? आईलिड का ड्रॉप होगा, क्या कहते हैं? टोसिस। टोसिस भी हो सकती है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू स्केलेटल मसल। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएं, तो इसका मतलब मुझसे बोला भी नहीं जाएगा सही तरह, रुक रुक के अड़ के बोलूंगा। उसके बाद अब आप ये देखो, ये मैंने क्या किया? पानी पी लिया सर। स्केलेटल मसल्स होते हैं ऊपर, एसोफेगस में ऊपर क्या होते हैं? स्केलेटल मसल। तो मुझसे पानी पिया जाएगा? नहीं पिया जाएगा सर। रोटी खाई जाएगी? नो सर। नो सर। मसल ही तो पैरालाइज हो गए, डिस्फेजिया आ जाएगा, डिसआर्थरिया आ जाएगा, मसल पैरालिसिस हो जाएंगी। आई होप सब लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। जी सर। यस समझ आ गई। डिस्फेजिया सर ये सिम्टम सब में आएंगे ना, माइसीनिया ग्रेविस में भी आएंगे। गड्ढा भी रगड़ा जा सकता है, निका भी रगड़ा जा सकता है। जी हाँ जी सर, माइस्थीनिया ग्रेविस को और भी एक और तरीके से डायग्नोस करते हैं ना हम, वहाँ पे ईईजी स्कैन वो करवाते हैं टेस्ट, जिसमें वो डेक्रीमेंटल रिस्पांस शो कर रही होती है वेव, तो उससे नर्व कंडक्शन स्टडी, नॉट ईईजी। यस, नर्व कंडक्शन में। यस, वेरी गुड अहमद। यस, वो भी यू रियल ब्यूटी। थैंक यू। चलिए, वेरी गुड। हाँ, उसमें डेक्रीमेंटल, अगर इंक्रीमेंटल रिस्पांस हो नर्व कंडक्शन स्टडी में तो दैट इज लैम्बर्ट रिटर्न, अगर डेक्रीमेंटल रिस्पांस हो तो दैट इज माइस्थीनिया ग्रेविस इन नर्व कंडक्शन। जी सर जी। यस, वेरी गुड। लव यू टू सर। दोबारा बोलो। दोबारा बोलो। लव यू टू। मुझे शर्म भी आती है। चलिए आगे चलें जी। उसके बाद जी, अब मेरी बात सुनो गौर से। क्या बोtulinum टॉक्सिन स्केलेटल मसल्स को पैरालाइज कर रही है? कर रही है सर। यस सर। क्या बोtulinum टॉक्सिन एसिटाइलकोलिन को रिलीज होने से रोक रही है? रोक रही है सर। रोक रही है। हमारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, शायद एक दिन हम भी, मैं भी, चेहरे पे क्या पड़ेंगे कभी जिंदगी में? रिंकल्स पड़ेंगे सर। रिंकल्स खत्म करने के लिए हम बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाते हैं स्किन में। यस सर। इसका मतलब ये बोtulinum टॉक्सिन मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज होती है। तो ये जो बोtulinum टॉक्सिन है, ये जो बोtulinum टॉक्सिन है, इसके हम स्किन में क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। इससे मसल जो होते हैं ना स्किन के छोटे छोटे मसल, वो पैरालाइज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो चेहरे पे झुर्रियां पड़ी होती हैं, जो रिंकल्स पड़ी होती हैं, वो खत्म हो जाते हैं। यस सर। तो क्या बोtulinum टॉक्सिन स्किन रिंकल्स को कम करने के लिए ये एक्ट्रेसेस इंजेक्शन लगवाते हैं? Yes. लगवाते हैं। यस सर। लगवाते हैं। नुकसान ऐसा कोई नहीं आता।
क्लियर? अच्छा उसके जी बाद सर। हो गया हो भाई लगी अभी तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ी, लेकिन जब कभी पड़ेंगी तो लगवा लेंगे। क्या ख्याल है? जी यस सर। सर। तो अच्छा उसके बाद जी नमाज पढ़ लें। पाकिस्तान इधर रिंकल्स पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है जिंदगी का। नमाज ही इम्पोर्टेंट है। जी नमाज पढ़ लें। दे दे ब्रेक। ओके सर। बॉटुलिनम टॉक्सिन पे। अच्छा उसके बाद आगे देखिए ये जो हमारी बॉटुलिनम टॉक्सिन, जी डॉक्टर किसी ने मुझे आवाज दी थी, उनकी नमाज का टाइम अभी हुआ है। किसने आवाज दी थी? नहीं सर, वो मैंने पढ़ ली है। चले तो बॉटुलिनम टॉक्सिन जो है वो, इसके अलावा हमने पढ़ा था एक लेजिया, जिसमें हमारी एसोफेगस जो है वो नीचे से बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, रोटी नीचे नहीं जाती। ये देखें एक लेजिया। तो एक लेजिया में भी क्या हुआ था, हमारी एसोफेगस नीचे से ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। एसोफेगस नीचे से क्या कर जाती है? ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। ओवर कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो इस एसोफेगस को रिलैक्स करने के लिए भी हम क्या करते हैं? बॉटुलिनम टॉक्सिन पेन में नहीं लगाना, एंडोस्कोपी करके लगाना है यहाँ पे। गोली चुकी है तो शाम को साधन इकट्ठा कीता पता लगा वेन चला के बंदा ही पूरा समय बात गया। तो इसीलिए कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है? वो नशा लगा बाद जो सर एंडोस्कोपी के लिए लगाना हमने एसोफेगस को। यस एंडोस्कोपी करके तो उसके जरिए हमने एसोफेगस में लोकल इंजेक्शन देते हैं टू रिलैक्स द लोअर एसोफेगस। ठीक है? तो जी सर। इसके अलावा अक्सर लोगों के ना बांग्लादेश को ही आई रिसेंटली अचानक मसल्स क्या हो जाते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंग्लैंड तो पहला मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये टेटनस की वजह से नहीं हुआ। जी सर। टेटनस की वजह से भी हम निकल पड़ा, लेकिन कोई मसल अगर अचानक पेन कॉन्ट्रैक्शन कर दियो, और पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सर डिस्टोनिया। अब ये देखो, ये जो पेशेंट है इसकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई है, क्योंकि इसके नेक के मसल जो कर गए वो क्या कर गए? सर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसकी गर्दन सीधी नहीं हो रही, क्योंकि एक साइड के मसल्स बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो डिस्टोनिया कहते हैं पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन को। जी सर। ठीक है? और इसमें बहुत पेन होती है। तो अक्सर हमें आपने देखा भी होगा, सो के उठते हैं तो समटाइम मसल पुल हो जाता है, गर्दन में मोड़ी होती है, पेन लगते हैं, फिर गर्दन सीधी होते हैं, लेकिन वो तो टेम्परेरी होती है। तो अगर बहुत ज्यादा क्या हो, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। डिस्टोनिया क्या है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन सर, कहीं पे भी हो सकता है। गर्दन मुड़ सकती है, डिस्टोनिया हाथ का हो सकता है। कुछ लोगों के ये आईलिड्स कॉन्ट्रैक्शन कर जाते हैं। डिस्टोनिया किसका हो सकता है? आईलिड्स का भी हो सकता है। और आईलिड्स का भी हो सकता है। ये देखो, तो ये जो है वो आपका, ये देखो दोनों का ये आंखें बंद हो गई हैं, क्योंकि मसल्स क्या कर गए? सर कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो ये आईलिड्स का डिस्टोनिया, वो नेक का डिस्टोनिया था, हाथ का डिस्टोनिया हो सकता है, किसी भी चीज का डिस्टोनिया हो सकता है, किसी भी एरिया के मसल का। ठीक है? ये देखो आंखें नहीं खोलनी है, क्योंकि डिस्टोनिया हो गया आईलिड्स का। तो आईलिड्स का डिस्टोनिया को क्या कहते हैं? ब्लेफरोस्पैज्म। क्या कहते हैं सर? ब्लेफरोस्पैज्म आईलिड के। तो किसी भी मसल का डिस्टोनिया हो जाए तो हम उसको, और अगर वो पर्सिस्टेंट डिस्टोनिया हो, ठीक ना हो रहा होवे, तो हम वहां पे बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगा देंगे। उससे वो मसल जो ओवर कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉटुलिनम तो मसल रिलैक्स कर देना, रिलैक्स कर देना। ये डिस्टोनिया लिखो साइड पे, डिस्टोनिया। यस सर। वीडियो का मसला है किसी और को? नो सर। अच्छा, डिस्टोनिया, यस डिस्टोनिया मसल कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं, पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन। जी सर। कुछ लोग जो राइटर्स होते हैं हर बार लिखते रहते हैं, जी सर, उनको भी डिस्टोनिया जाता है। शुक्रिया सर। तो उसे कहते हैं राइटर्स क्रैम्प्स। ठीक है? ये देख रहे हो, हाँ बेचारा लिख रहा था, लिखते लिखते हाथ ही मड़ गया, इन्हों गिर गया।
रेस्ट कर लेंदा, इसे क्या कहते हैं? राइटर्स। सर राइटर स्पैम। तो ये भी डिस्टोनिया है। डिस्टोनिया ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। किसकी वजह से हो सकता है? ड्रग्स की वजह से। माइक्रोफोन ऑन करें डॉक्टर लीजा। जी सर ऑन है। डॉक्टर लीजा आप लड़की हैं? यस। आपको उल्टियों की इंजेक्शन लगा, कौन सा? मेटोक्लोप्रामाइड। लड़कियों को अक्सर ये होता है डिस्टोनिया, जब उन्हें वॉमिटिंग का कौन सा इंजेक्शन लगता है? मेटोक्लोप्रामाइड। क्यों आपको ही क्यों? क्योंकि लड़कों को काम होता है। किसको होता है? यंग फीमेल को। यंग फीमेल्स को। ओल्ड को भी नहीं, किस फीमेल को? यंग फीमेल को। क्या लगा? वॉमिटिंग का वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा और उसके बाद डिस्टोनिया हो गया। किस चीज का डिस्टोनिया लगता है? डॉक्टर लीजा आपको डिस्टोनिया पता क्या होगा? आपकी आंखें ऊपर को मुड़ जाएंगी, आंखों के मसल का डिस्टोनिया। ओकुलोगायरिक क्राइसिस। जब आपको ये देखें, ये डॉक्टर लीजा आप हैं, ये क्या हुआ है बेसिकली? आपको वॉमिटिंग का इंजेक्शन लगा और उसके बाद आपकी आंखें ऊपर घूम गई। यस सर, ओकुलोगायरिक क्राइसिस। ये भी डिस्टोनिया। तो क्या वॉमिटिंग की वजह ड्रग की? एमसीक्यूज है, फेवरेट एमसीक्यूज है। डिस्टोनिया इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। डिस्टोनिया नेक स्पैज्म में हो सकता है। यस सर। ठीक है। डिस्टोनिया राइटर क्रैम्प्स भी हो सकता है। यस सर। डिस्टोनिया ब्लेफरोस्पैज्म भी हो सकता है। डिस्टोनिया ओकुलोगायरिस क्राइसिस भी हो सकता है आफ्टर मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन गिवन टू यंग फीमेल कॉमनली। जी सर। तो पता क्यों होता है? मेटोक्लोप्रामाइड आपके ब्रेन के अंदर जाके आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। किसको ब्लॉक करती है? डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक करती है। जब डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं ना मेटोक्लोप्रामाइड की वजह से, तो ब्रेन में किस चीज की एक्टिविटी बढ़ जाती है? सर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगी तो मसल क्या ज्यादा करेगा? कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा करेगा। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मसल डिस्टोनिया में मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है ना, क्यों? क्योंकि एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है ब्रेन में। यस सर। ये उस्ताद ने तो डॉक्टर अलीजा आपको क्या लगा? मेटोक्लोप्रामाइड लगा सर। एक लेक्चर उसकी वजह से ब्रेन में कौन सा रिसेप्टर्स ब्लॉक हुए? कल एक बड़ा एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए। एक्टिविटी बढ़ गई एसिटाइलकोलिन। जब डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो किसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है? एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ने से आपकी आंखों के मसल मुड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट कर गए, आपकी आंखें ऊपर को चली गई। दिस इज कॉल्ड एक और भी आ ओकुलोगायरिक क्राइसिस। तो क्या डिस्टोनिया वॉमिटिंग इंजेक्शन से होता है? यस होता है सर। डॉक्टर लीजा ये वॉमिटिंग के इंजेक्शन की वजह से जो आपकी आंखें ऊपर को मुड़ी हैं जिसका डिस्टोनिया, ये क्यों क्या ज्यादा हुआ आपके ब्रेन में? निकट काट के गया सर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ गई है ब्रेन में, इसीलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना। जी सर, मसल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई है एसिटाइलकोलिन की। आपको फौरी मैं इंजेक्शन लगा दूंगा, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक कर दूंगा तो आपका डिस्टोनिया ठीक हो जाएगा ना? जी सर। एबल गोली सुनी एलर्जी की? जी सर। हालांकि ये गोली तो छींक हो गया, ये एबल है, एंटी एलर्जी गोली है, लेकिन ये एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर। एबल दे दो आपका डिस्टोनिया ठीक। यस सर। एंटी एलर्जी गोली दे दी, ठीक है। इसके अलावा एक और एंटी एलर्जी गोली आती है डाइफेनहाइड्रामीन। ये भी एंटी एलर्जी गोली है। ये खांसी के सिरप देखे कभी? खांसी के सिरप से उसमें खांसी के सिरप पी के क्यों नींद आती है? क्योंकि खांसी के सिरप में क्या होती है? एंटीहिस्टामिन होती है। तो जो खांसी को रोकने वाले सिरप्स होते हैं उनमें डाइफेनहाइड्रामीन, तो डाइफेनहाइड्रामीन से खांसी नहीं रोकती, डाइफेनहाइड्रामीन से खारिश खत्म नहीं करती, डाइफेनहाइड्रामीन एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके डिस्टोनिया भी ठीक करती है। यस सर। क्लियर? जी सर क्लियर है। मतलब कि अगर किसी को डिस्टोनिया हुआ है किसी ड्रग की वजह से, अगर किसी ड्रग की वजह से डिस्टोनिया हुआ है तो उसके एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को क्या कर दो? ब्लॉक कर देंगे सर। किसी भी डिस्टोनिया को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को क्या कर दो? ब्लॉक कर देंगे सर। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, तो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो, डिस्टोनिया ठीक हो जाएगा। यस सर। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए हम
छींको की एंटी हिस्टामिन गोलियां देते हैं, क्योंकि एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स का काम सिर्फ खारिश खत्म करना नहीं है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का काम एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना भी है। यस सर। इसलिए खारिश की गोली खा लो, एबल खा लो, कोई खारिश की टैबलेट ले लो, कोई नींद वाली गोली ले लो, जो एंटी एलर्जिक गोली हो, डिस्टोनिया ठीक हो जाएगा। ये बेडाल वगैरह यही होती है ना? आई डोंट नो एग्जैक्ट उसमें क्या होता है, बात समझाई सबको? If you want to treat dystonia, you need to block which receptors? एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए खारिश की गोली खा सकते हैं? यस सर। एंटी हिस्टामिन, दो मैंने नाम लिख पाए, डाइफेनहाइड्रामीन कॉमन यूज होती है यस टू ट्रीट डिस्टोनिया। अच्छा, एक और ड्रग होती है बेंस्ट्रोबिन, ये भी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो डिस्टोनिया को ठीक करने के लिए बेंस्ट्रोबिन भी देते हैं। यस सर। इसलिए अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ जाए डिस्टोनिया क्या है, पेनफुल मसल, पेनफुल मसल कंट्रैक्शन। ओ बॉडी डिस्टोनिया कुड बी खादी मत सर आईलिड। सर डिस्टोनिया कुड बी ड्यू टू ओवरराइटिंग, सर राइटर्स क्लैम्प। डिस्टोनिया कुड बी ड्यू टू भाई हाले साइड मेटोक्लोप्रामाइड, ट्रैकिंग नहीं चलाना सर। तो किसी भी डिस्टोनिया को आप ठीक करना चाहते हो तो आपको कौन से रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है? एसिटाइलकोलिन। कौन सी ड्रग्स हैं जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं? सर डाइफेनहाइड्रामीन और बेंजोट्रोपिन। नहीं यहां देना है। बेंस्ट्रोबिन। हां नहीं यहां फिर प्लेट भी नहीं देनी ले और नहीं यार ओ यार इधर रख वापस प्लेट यार रख ज्यादा लड़ाई डिस्टोनिया करनी है। पार्किंसन की ड्रग्स की वजह से भी होता है। यस सर। डिस्टोनिया पार्किंसन ड्रग्स की वजह से भी होता है। जी सर। तो क्या एक पेशेंट को पार्किंसन है, लीना पैना उसको डिस्टोनिया हो सकता है? यस हो सकता है यस सर। क्योंकि पार्किंसन की ड्रग्स भी ब्रेन में किसको ब्लॉक करती हैं? सॉरी डोपामाइन नहीं नहीं वो मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसको भी छोड़ दीजिए। ओके सर। डोपामिन ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸਿਟਾਈਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ क्योंकि पार्किंसन डिजीज में भी ब्रेन में क्या ज्यादा हुई होती है? एसिटाइलकोलिन की। एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो भी चीज आपकी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी ब्रेन में बढ़ाएगी डिस्टोनिया होगा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ पार्किंसन की जो ड्रग्स होती हैं वो ब्रेन में एसिटाइलकोलिन की, वैसे भी पार्किंसन डिजीज की वजह से ब्रेन में एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। we were 15 20 Yes, sir. we were 15 20 एक बात मुझे जल्दी से बता दो, डिस्टोनिया क्या है? सर पेनफुल मसल कंट्रैक्शन। डिस्टोनिया किस किस चीज का हो सकता है? Sir, it can be of eyelid, it can be पिछले of साल उस्ताद writer's cramp, it can be neck spasm, and it can be because of taking metoclopramide, which is known as oculogyric crisis. आउट हो गए और it could be due to anti-Parkinson drugs. बाहर Anti-Parkinson drug. Sir, How you will treat it? on the night भी गया हाँ जी? Sir, Parkinson disease की वजह से भी एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी बढ़ पार्किंसन जाती है। डिजीज की वजह से भी और एंटी पार्किंसन ड्रग्स की वजह से भी। Okay, sir. और सर ठीक है, अच्छा, हाउ यू विल ट्रीट डिस्टोनिया? Sir, by blocking acetylcholine receptors. By blocking acetylcholine कौन सी receptors. दो ड्रग्स मैंने लिखाई? ओ अच्छा हम गुन्ने वाले आटा चाहिए Benzotropine and diphenhydramine. ओ भाई या नहीं botulinum toxin का है ही Yes, sir. उसको ठीक करने के लिए, तो botulinum toxin भी हम डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं। Yes, sir. ये नाम अगर डिस्टोनिया ड्रग से ठीक नहीं हो रहा फिर तो मसल के अंदर लगा दो इंजेक्शन botulinum का। ऐसी है जी सर। सर। आज लेक्चर में जा रहे हैं क्लियर? यस सर। जी सर क्लियर है। ओ भाई आटा लो ते गुन्नो और की करिए ही थे कि फ्रिज रखी बेंस्ट्रोबिन का है क्वेश्चन हर दफा पेपर में, भाई आपके दिल को थोड़ा मेटोक्लोप्रामाइड का क्वेश्चन हर दफा पेपर में आता है। मेटोक्लोप्रामाइड क्या करती है ब्रेन में? डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, हर दफा पेपर में ध्यान देंदा रात पार्किंसन की ड्रग्स से डिस्टोनिया हो सकता है, हर दफा पेपर में आता है। बेंस्ट्रोबिन किसके लिए देते हैं? डिस्टोनिया के लिए। डाइफेनहाइड्रामीन देते हैं किस लिए? डिस्टोनिया के लिए। जी सर। आई होप सब समझ आए। तो जी यस सर। हाँ जी सर मेटोक्लोप्रामाइड जो अगर डोपामिन ब्लॉकर है ना सर, ये प्रोलैक्टिन का लेवल को इंक्रीज नहीं करती बॉडी में? यस करती है, यू लवली बॉय। ओके सर जी आगे चलें। रहन दियो मैन इथे जी सर। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ जी सर। ਓਏ ਹੋਏ बहुत ही आगे जा रहे हैं इसलिए एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया, मुकन का ना ही नहीं ले रहा।
डबल फिगर ही नहीं सर जी आप कल कह रहे थे हमने चारों पढ़ने यार मुझे ये होता है ना कि फिर उससे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें वो आपको कवर होना ताकि पेपर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपको आता हो। लेकिन नहीं मुक्या जी सर। नहीं भी कल पूरा करांदा अच्छा फिर अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे जी। ट्रीटमेंट लिखो जी सर। बाजुलम टॉक्सिन का मैंने क्या बच्चों को पहले 2 साल शहर दे देते, मैंने 1 साल लिखाया था ना उसको 2 सर एक यस साल। सर 2 साल है उसको 2 करता। जी सर ਤੇ ਦੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ जी सर। ਕੈਂਡ ਫੂਡ ਹੋਈ ਕੈਂਡ ਫੂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਉਂਝ ਹੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ बस इसमें आगे लिखो जी। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ जी सर ਇਹ ਕਿ ਬੋਤਲ बच्चों में तो आपने हाँ बच्चों में तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सर हनी ना सर हनी नहीं नहीं ना दे। रोटी ना दे। इसलिए बड़ों में एक और काज लिख लो केन फूड। बोtulinum टॉक्सिन किस वजह से होती है? कैन फूड की वजह से। केन फूड ये जो डिब्बों में चीजें आती है ना यस सर। ਕੈਂਡ ਫੂड ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ इनके अंदर भी बोtulinum के स्पोर्स होते हैं, टॉक्सिन्स होती हैं। तो इसलिए जो भी आप केन फूड लो उसको अच्छी तरह क्या करके खाओ? कुक करके खाएं सर। हीट करके सर उससे टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाती है। यस तो आप कैसे फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का बच्चों में चाहते हो बोtulinum टॉक्सिन ना हो तो 2 साल बच्चों को हनी ना दे। ना दे ना दे। अगर हम भी चाहते हैं हमें बोtulinum ना हो तो हम जो भी केन फूड लें उसको अच्छी तरह सर हीट करके करें खाएं सर। और जो भी हम वेजिटेबल्स लें उसको अच्छी तरह क्या करें? वाश सर कुक करें वॉश करें वॉश करें। वाश क्लियर? यस जी सर। सर अच्छा और अगर हो गया है तो फिर आप क्या दोगे? एंटी टॉक्सिन बोtulinum के टॉक्सिन्स को खत्म करने के लिए हम क्या देंगे? एंटी टॉक्सिन। सिंपल। जी सर ये था क्लॉस्ट्रिडियम फाजल। यस सर। यस सर आगे लिखें अगला बैक्टीरिया। थैंक यू सर। क्लॉस्ट्रिडियम परफिंजन डिफिस। डिफिस अगला बैक्टीरिया कौन सा है? डिफिकल्ट आ गया Clostridium डायरिया करवाना और ये इसकी हेडिंग पे जाए। यस सर। इसके बाद चीटी सर जी इस पे ज्यादा टाइम लगेगा 2 घंटे यू लवली बॉय। अगले अब क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल ये कहाँ पे होता है? ये भी वही है सब ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप ये सब वही है ना ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप। यस सर। अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरिया है ये हमारे कहाँ पे होता है? सर कॉल कॉलन में होता है सर। या सिंपल कह दो किसमें होता है? GI ट्रैक में। GI ट्रैक में होता है। अब ये जो क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया है सॉरी क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरिया है ये इंटेस्टाइन में तो होता है लेकिन इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया होते हैं साथ? एंड गुड बैक्टीरिया देते हैं इक्वलाइज गुड बैक्टीरिया सीडो मेम्ब्रेनोकोलाइटिस कौन याद करो हमारी हिफाजत करते हैं इसको कहते हैं डिफिसिल को ये सूडो मेम्ब्रेनस ज्यादा एक्टिवेट नहीं होने देते तो अच्छे बैक्टीरिया बुरे बैक्टीरिया को रोक के रखते हैं आसान निकाल दें। केड़ा जब कभी हम क्या खाते हैं एंटीबायोटिक्स खाते हैं सर। एंटीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। पैर कम हो जाते मर जाते हैं जिसकी वजह से ये जो बुरे बैक्टीरिया हैं इसको क्या मिल जाता है? चांस मिल जाता है सर। 50 मिल जाता है मौका मिल जाता है ये फिर इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन कर देता है। होता है इंटेस्टाइन में बड़ी आंत में होता है कॉलन में लेकिन हमारे अच्छे बैक्टीरिया इसको ग्रो होने से रोकते हैं इन्फेक्शन से रोकते हैं। जब कभी हम एंटीबायोटिक्स खाएंगे अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो फिर जब अच्छे लोग कम हो जाते हैं तो बुरे लोगों को मौका मिल जाता है ना तो यस सर तो ये जो बैक्टीरिया जो होगा ना ये फिर उठेगा इसको मौका मिल जाएगा और ये इंटेस्टाइन की क्या कर देगा? इन्फ्लेमेशन कर देगा इन्फ्लेमेशन कर देगा। इसके अलावा ये जो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल है ये एंटीबायोटिक खाने के बाद कॉमन इन्फेक्शन होता है इसका जब अच्छे बैक्टीरिया मर जाते हैं
इसको मौका मिल जाता है। या जब इंटेस्टाइन की क्या हो, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, लाइक हमने पढ़ी थी क्रोन डिजीज, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यस, तो जब इंटेस्टाइन की क्रोन डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, तो इस बैक्टीरिया को क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है इन्फेक्शन करने का। इसके अलावा ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन कब करता है, जब हम हर वक्त बेवकूफ कौम हम पाकिस्तानी हर वक्त क्या खाते हैं, मेप्राजोल, PPIs। ये जो स्टमक, हमारा स्टमक का एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए। स्टमक का एसिड हमारी इम्यूनिटी है, स्टमक का एसिड हमारा पार्ट ऑफ इम्यूनिटी है, क्योंकि हम रोजाना कितना गंद खाते हैं, उसमें कितना बैक्टीरिया होता है, हमारा स्टमक का एसिड उसको क्या करता है, मारता है। तो स्टमक एसिड इज अ पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है अडैप्टिव इम्यून सिस्टम, एक होता है इनेट इम्यून सिस्टम। कौन सा होता है, इनेट एंड अडैप्टिव, और एक कौन सा होता है, अडैप्टिव। तो स्टमक का एसिड इज अ इनेट इम्यून सिस्टम, क्लियर? यस सर। क्योंकि ये हर वक्त ही प्रेजेंट है। अडैप्टिव इम्यून सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब इन्फेक्शन होता है। यस सर। इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो, दैट इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड अडैप्टिव। लेकिन जो हर वक्त एक्टिवेट रहता है, दैट इज इनेट। अब स्टमक में तो एसिड हर वक्त होता है, इसलिए ये इनेट इम्यून सिस्टम है। हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं, टीयर्स भी इन्फेक्शन से रोकते हैं। टीयर्स इज आल्सो इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट। हमारी स्किन हमें हर वक्त इन्फेक्शन से रोक रही है, स्किन इज द पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। हमारा थूक इज अ पार्ट ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम, क्योंकि ये हर वक्त ही प्रेजेंट है ना, जो चीज हर वक्त 24 आवर प्रेजेंट है, दैट इज इनेट इम्यून सिस्टम। अच्छा उसी हो गया जी भाई, आंखों में इन्फेक्शन को रोकता है। हमारा थूक इनेट इम्यून सिस्टम, हमारा स्टमक एसिड इनेट इम्यून सिस्टम, हमारी स्किन इनेट इम्यून सिस्टम, हमारे ब्लड के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनेट इम्यून सिस्टम। तो ये भी आपको समझ आ गई। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं, दैट इज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। आई होप आप सबको क्लियर है। चलिए आगे। इसे जब आप PPI खाते हो हर वक्त, आप इम्यूनिटी कम करते हो अपनी। PPI खाने के बाद डिफिकल्ट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा पहले यूज होती थी, क्लिंडामाइसिन। इसीलिए पेपरों में पहले क्वेश्चन आता था, क्लिंडामाइसिन के बाद सबसे ज्यादा क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल्ट का इन्फेक्शन होता है। यस सर। एक बात मैं जल्दी से बता दें, क्या क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक अगर पेपर में आ जाए, मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल्ट इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक लिखी होगी अंदर एक क्लिंडामाइसिन। अपनी ऊर्जा का सेट करने दे कि मैं अपना 10 बना लूंगा। हाइट पे लिखो। जी सर। ये हाल है बच्चों के अक्सर ये गर्दन के लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लिम्फ नोड। बच्चों के ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स क्या हो जाते हैं? इन्फेक्शन हो जाते हैं। ड्रग और शायद क्लिंडामाइसिन है बच्चों में, लिम्फ नोड, गर्दन के लिम्फ नोड इन्फेक्शन के लिए। चलो अच्छा वापस आगे आ जाओ। क्लिंडामाइसिन is the most common cause of Clostridium difficile bacteria, लेकिन अभी यूज नहीं होती। अब क्या यूज होती है एंटीबायोटिक? कौन सा ग्रुप यूज होता है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में? कौन सा एंटीबायोटिक? सेफेलोस्पोरिन। अगर अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है और क्लिंडामाइसिन में लिखा हुआ है और सेफेलोस्पोरिन में लिखा हुआ है, अब आपने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन क्या कहना है? सेफेलोस्पोरिन। कितना हम जो है वो हॉस्पिटल में क्या यूज करते हैं, हर मरीज में क्या यूज हो रहा है? सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन सेफेलोस्पोरिन फैमिली की ड्रग है ना? यस सर। तो आप देखो किसी वार्ड में चले जाओ, हर वार्ड में क्या चल रहा है? सेफ्ट्रैक्सोन। इसीलिए क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन बहुत कॉमनली किन में होता है? जो सेफेलोस्पोरिन ले रहे हैं। इसके अलावा कौन सी एंटीबायोटिक बहुत कॉमन यूज होती है? पेनिसिलिन। इसके अलावा कौन सा ग्रुप? फ्लोरोक्विनोलोन।
फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, ये भी एंटीबायोटिक्स बहुत कॉमनली यूज होती हैं। क्या सिप्रो गोली खाते नहीं आप लोग? सिप्रो सर, ये सिप्रो गोली किस क्लास की ड्रग है? फ्लोरोक्विनोलोन। इसका मतलब ये है कि ये जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग है ये भी आपकी क्या करती है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन को प्रमोट करती है। इसीलिए आपकी क्लेंडामाइसिन, आपके पीपीआई, आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स, आपके सेफलोस्पोरिन्स, ये सारी ड्रग्स आपकी क्या करती हैं? इन्फेक्शन करती हैं बड़ी आंत का, कॉलन का, या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज लाइक क्रोन डिजीज, या पेशेंट क्या हो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन। जब भी आपने पेपर में पिक करना है, पेशेंट अक्सर क्या होते हैं, रिसेंटली क्या होते हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं। कोई भी पेशेंट जिसको इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो गया और वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल एडमिट था, क्या सोचोगे दिन में? एक पेशेंट है जो हॉस्पिटल आया था किस चीज के साथ? निमोनिया के साथ, लेकिन हॉस्पिटल आके उसको क्या हो गया? डायरिया। क्या सोचोगे कौन सा क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल। तो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल आपने हर उस पेशेंट में सोचना है। पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट हुआ किसी और मसले की वजह से, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसे क्या हो गया? स्टार्ट डायरिया हो गया। क्या सोचोगे? पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, डायरिया हो गया, क्या सोचोगे? पेशेंट को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? क्लॉस्ट्रिडियम। पेशेंट पीपीआई ले रहा है, डायरिया हो गया, कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है? पेशेंट ने सेफलोस्पोरिन एंटीबायोटिक लिए हैं, गए ना गए आई सैम हॉस्पिटल में वो दमा कराने के लिए लेना आया। जी जी, उन्हें करना, उन्हें भी हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक लिए हैं, सैम को बचन रन आउट कराया। क्या हो गया? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन काज ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन सेफलोस्पोरिन। ये पेपर में ना लिखा हो तो क्लेंडामाइसिन। सबको समझ आई? अगली इंपॉर्टेंट बात, जिस पेशेंट को क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल, अच्छा पहले तो ये लिख लो, क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल क्या करेगा? इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, कोलाइटिस, पूरा नाम है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन का क्या करता है? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये देख लो, ये पीले पीले रंग की मेम्ब्रेन से बनी हुई है, ये सारा क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल का इन्फेक्शन कौन कर रहा है? सॉरी, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कौन कर रहा है? क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकल। ठीक है, ये देख लो, ये एंडोस्कोपी की कितनी प्यारी पिक्चर है। ये सब अगर आपको एंडोस्कोपी, ये क्लोनोस्कोपी है, ये क्या है? क्लोनोस्कोपी। और जरा मॉडर्न बन के कहना है तो क्लोनोस्कोपी। ये पहला क्लियर है जी? जी सर। तो ये जो क्लोनोस्कोपी है, ये जो है वो ये क्या कर रही है? ये इसमें आप लोग छोटे छोटे ये टिमके नजर आ रहे हैं, पीले पीले टिमके, ये सारे पीले पीले रंग की जो मेम्ब्रेन्स हैं, ये आपकी सूडो मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, दिस इज इन्फेक्शन ऑफ योर कॉलन आफ्टर एक्सपोजर टू सम काइंड ऑफ ड्रग्स और द रिस्क फैक्टर्स। क्लियर? पेशेंट को जब भी सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होगा ना, एक चीज याद रखें, पेशेंट को डायरिया होगा। क्या होगा? डायरिया होगा। सिर्फ 3 खेत के पर वो डायरिया कुड बी ये मंडे होंगे ना, ये डिलीट करा देंगे। ब्लडी सर, ब्लडी डायरिया कुड बी ब्लडी, बट यूजुअली नॉन ब्लडी। इस तो बाद जलील होएगा। उसके बाद ये अब ना ऑस्ट्रेलिया को तो जलील हो रहा मैं। कोलोनोस्कोपी में क्या नजर आया? तो सूडो मेम्ब्रेन्स किस रंग की थी? येलो कलर की। तो जैन क्लोनोस्कोपी के क्लोनोस्कोपी? सर क्लोनोस्कोपी नहीं सर, क्लोनोस्कोपी सर, क्लोनोस्कोपी जी नो, क्लोनोस्कोपी तो क्लोनोस्कोपी पे आपको क्या मिलेगा? येलो फ्लैग्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके मैं आपको लिखवाने लगा हूँ।
इसके बाद छुट्टी। अच्छा, ये जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, जी सर, नाक में खारिज भी करा सकता है, लिखना लेना सर लिखिए या नहीं? नहीं 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 नहीं। अच्छा, ये जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, इसमें ना जब आप सीबीसी कराते हो, क्या कराते हो? मतलब हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, WBC काउंट, ये क्या हो गया? अभी आ रही है। हाँ, तो WBC काउंट, हमें व्हाइट ब्लड सेल, सीबीसी में हमें व्हाइट ब्लड सेल यूजुअली कितने से ऊपर मिलते हैं? 15,000 से ऊपर। 15,000 मेंबर। अगर एक पेशेंट को डायरिया है और उसका व्हाइट ब्लड सेल्स कितने से ऊपर है? 15,000 से। थिंक अबाउट व्हाट? सर क्लोस्ट्रीडियम सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। साथ में क्या होगा पेशेंट को? फीवर। फीवर होगा। फीवर होगा। साथ में पेशेंट को क्या होगा? फीवर होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है ना, जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल, इसमें पेशेंट के, अगर पेशेंट को सडन डायरिया क्या हो गया, अचानक डायरिया क्या हो गया? स्टॉप हो गया। सर स्टॉप हो गया। मुबारक हो, पेशेंट क्या हो गया? ठीक हो गया। क्या कहना डॉक्टर? पेशेंट क्या हो गया? अगर डायरिया सेटल हो गया तो पेशेंट क्या हो गया? नहीं, ठीक हो गया सर। नहीं, खराब हो गया। सर नहीं ठीक हुआ। अगर अचानक सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के पेशेंट का क्या स्टॉप हो जाए? डायरिया स्टॉप। डायरिया, इसका मतलब उसकी अचानक डायरिया क्यों स्टॉप हुआ? इसका मतलब उसके इंटेस्टाइन सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से पैरालाइज हो गई, पोटियां बंद। यस सर। जी सर। इसकी इंटेस्टाइन पैरालाइज हो जाएगी। दैट कंडीशन इज कॉल्ड टॉक्सिक मेगाकोलन। यस, अगर अचानक डायरिया रुक जाए सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के पेशेंट का, समझो काम खराब हो गया है। यस सर। उसकी इंटेस्टाइन पैरालाइज हो गया, इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल पैरालाइज हो गए। दैट कंडीशन इज कॉल्ड टॉक्सिक मेगाकोलन। ये देखो, इंटेस्टाइन, कभी एक्सरेज में इतनी बड़ी इंटेस्टाइन नजर आई है? नो टॉक्सिक मेगाकोलन हम क्या कहते हैं? जब इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का डायामीटर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए। यस सर। जब एक्सरेज पेट का करवाएंगे, एब्डोमेन के एक्सरेज करवाएंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर 6 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। अचानक डायरिया रुक जाना सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के पेशेंट का, बंदा थोड़ा किधर जाने लगा? अल्लाह के पास। आपने इसको किधर लेके आना वापस? जमीन पे। इसलिए आपने टांग खींचनी है। किसके हाथों से? ये नहीं पता। रिश्ते के हाथों से। रिश्ते तो से जग के ऊपर चल पड़े हैं ना, आपने टांग पकड़ के नीचे खींचना है। अभी हमने इसका क्या ट्रीट करना है? टॉक्सिक मेगाकोलन। क्योंकि टॉक्सिक मेगाकोलन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। यस सर। इसमें इंटेस्टाइन पैरालाइज हो गई। टॉक्सिक मेगाकोलन में हम फॉर पेशेंट को क्या देंगे? एक तो एंटीबायोटिक्स देंगे। स्टेरॉइड्स नहीं देंगे। अगर टॉक्सिक मेगाकोलन की काज क्रोन डिजीज हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, यस सर, तो उसमें स्टेरॉइड्स देते हैं। यस सर। अगर टॉक्सिक मेगाकोलन की काज इंफेक्शन है, स्टेरॉइड ना देना। यस सर। तो स्टेरॉइड कब देंगे? जब टॉक्सिक मेगाकोलन की काज, जब इंटेस्टाइन पैरालाइज हुई टॉक्सिक मेगाकोलन ड्यू टू क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज की ऐसा टॉक्सिक मेगाकोलन हो तो गो फॉर स्टेरॉइड्स। मिथाइलप्रेडनिसोन। कौन सा स्टेरॉइड? मिथाइलप्रेडनिसोन। मिथाइलप्रेडनिसोन। लेकिन अगर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल काज है टॉक्सिक मेगाकोलन के, अचानक डायरिया रुक गया, एक्सरेज करवाया, एब्डोमेन का इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा डायलेटेड है, तो मोर देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इफ द cause of toxic megacolon is infectious, don't add antibiotics, go for, so don't add steroids, go for antibiotics. Clear? Yes sir. अगली बॉटम बात, टॉक्सिक मेगाकोलन
ना ठीक हो तो फौरी क्या करनी पड़ेगी? सर्जरी सर्जरी करके इंटेस्टाइन का वो पार्ट कट कर देंगे। ये देखो, अभी आपको दिखाता हूँ इंटेस्टाइन कितनी टॉक्सिक मेगाफोर है कि दिखाता हूँ। ये देख कितनी बड़ी इंटेस्टाइन निकाली अंदर से। जी सर। क्या इतनी चौड़ी इंटेस्टाइन होती है? नो सर। इतनी बड़ी इंटेस्टाइन होती है डायमीटर? नो सर। नो सर नहीं। ये सारी क्या है? क्या ये होनी थी एंटीबायोटिक से ठीक? नो सर। चलो फट जाना था, पेशेंट सेप्टिक शॉक में चला जाना था। यस सर। यस सर। इसलिए ब्रोस, जब भी आप लोगों को टॉक्सिक मेगाकोलन हो तो आप लोगों ने क्या कहना है? सर्जरी करेंगे इमीडिएट। हमने इमीडिएटली जो है वो क्या करनी है? सर्जरी। इसलिए एंटीबायोटिक देके अगर पेशेंट ना ठीक हुआ हम इमीडिएटली क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। इमीडिएटली जो है वो सर्जरी करेंगे। एंटीबायोटिक्स कौन देंगे? मैं वो आगे लिखाता हूँ एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है। तो मेरा वॉलेट नहीं मुझे नजर आ रहा कहाँ पे है, तो इसलिए ये चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। यस सर। जी सर। अच्छा, उसके बाद जी अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है जी, आपकी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है आवाज। यस रोदे चक्का है गेम ते लाना चाहिए चक्का है नहीं हो भैन जो गेम कट दे। अच्छा प्लेयर नहीं ना अच्छा, चलें आगे लिखें। जी सर। जी सर। केस कट गया 136 तक तो केस कट गया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी सर। सर। सर ने WBC काउंट कितना बताया? 15,000 से ज्यादा। जी तो आवाज आ रही? आ रही है आवाज। सर वाशरूम है यार सही। जब भी आपको लगे कि आपको कार्डियक पेन है कोई, तो फौरी जुबान के नीचे क्या रख लो? नाइट्रोग्लिसरीन। डिस्प्रिन। मैंने अपनी एंजियोग्राफी करवानी है, मुझे ना सडन एप्रीहेंशन होती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। आजकल तो यंग डॉक्टर्स को हार्ट अटैक भी बहुत हो रहे हैं। सर जी अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको सेहत दे, आप ही हमारे पास। एक मिनट आप हमारे मैंने तो मुझे लगा वाशरूम है। डिस्प्रिन की किसी टेस्ट होती है, कोई अंदर बंदा टेस्ट कुछ रखा ही हो, अंदर तो फ्लेवर ही रखा हो। काफी अच्छा निकल गया है। अगर आपको कभी भी लगे कि किसी पेशेंट को चेस्ट पेन हो तो उसको डिस्प्रिन खिलानी नहीं है, किसमें रखनी है? सर जुबान के नीचे, सब लिंगुअल। सब मुंह के अंदर, क्योंकि मुंह के अंदर से डिस्प्रिन पूरी ब्लड में चली जाती है। सर एक एंजीसिड भी रखते हैं। हाँ लेकिन वो लाइफ सेविंग नहीं है ना, डिस्प्रिन तो मरने नहीं देती है आपको अगर आप पूरी जुबान के नीचे रख लो। सारे तो बांसुरी भी अच्छा है। ओके सर। अच्छा अभी हम लोग कहाँ पे थे? मेगाकोलन टॉक्सिक। सर आप एंटीबायोटिक्स के बारे में बता रहे थे कि टॉक्सिक मेगाकोलन में हम अगर रिकवरी नहीं हो रही होगी तो हम सर्जरी करेंगे। बात है कि अकेले तो चाह रहे हैं डेड भी करते।
ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ? ਇਹਨੂੰ 37 ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਕਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ अपना बदला तो लैके जाए 37 कर जाए आज चले सर भाई। अच्छा आई एम सॉरी यार, हम लोग कहाँ पे थे? मेन सारा एंटीबायोटिक्स बतानी थी। तो की टॉक्सिक मेगाकोलन की। हाँ टॉक्सिक मेगाकोलन की। तो सूडोमोनास क्या करती है? आपकी सूडोमोनास इन्फेक्शन ऑफ योर इंटेस्टाइन ड्यू टू क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिट और देयर आर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स। टॉक्सिमाइसिन देंगे जी सर। इसकी कोई टॉक्सिन तो होंगी ना जो इंटेस्टाइन को डैमेज करती हैं? दो टॉक्सिन होंगी। जी सर। टॉक्सिन है, टॉक्सिन बी। उसका नाम है टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी। टॉक्सिन ए एंड टॉक्सिन बी, ठीक है? एमसीक्यू आता है पेपर में, इसकी टॉक्सिन का एमसीक्यू आता है पेपर में, क्लियर है? यस सर। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम की पोटी के अंदर क्या चेक करते हैं? स्टूल के अंदर क्या चेक करते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम टॉक्सिन। और खाने का कल्चर नहीं करवाना, क्योंकि ये तो नॉर्मली बैक्टीरिया तो मेरी और आपकी इंटेस्टाइन में भी अभी है, कल्चर तो पॉजिटिव आना है। एक बात सुनो, बैक्टीरिया तो आपकी भी इंटेस्टाइन में भी है, मेरी में भी अभी है। यस सर। कल्चर ने तो ये बताना बैक्टीरिया है, वो तो सबके अंदर है यार। कल्चर तो सबके पॉजिटिव आ जाना है। दो कटे? यस सर। क्या अभी हमें डायरिया है? नो सर। नो सर। लेकिन इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया तो बड़ा है फिर भी। यस सर। कल्चर तो मेरा भी पॉजिटिव आ जाना, आपका भी पॉजिटिव आ जाना, बेशक इन्फेक्शन नहीं है। यस सर। इस इन्फेक्शन है कि नहीं है? इन्फेक्शन है या नहीं है कि नहीं है? नहीं है, ये चीज हमने चेक करनी है। हमारा काम ये चेक करना नहीं है कि बैक्टीरिया तो सबके अंदर है, इन्फेक्शन है कि नहीं है वो टॉक्सिन बताएगी। अगर टॉक्सिन स्टूल में प्रेजेंट होगी इसका मतलब अभी इन्फेक्शन चल रहा है। यस सर। जी सर। कल्चर नहीं करवाना, इन्फेक्शन चेक करना है, क्लियर? इसलिए अंदर पकाने के अंदर क्या चेक करनी है? सर क्लॉस्ट्रिडियम टॉक्सिन। टॉक्सिन। और खाना ताजा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पखाना अगर आपका 2 घंटे से ज्यादा पड़ा रहे टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए ताजा ताजा लेबोरेटरी लेके जाना है। वो जाते जाते पुराना है। तो तुसी लेबोरेटरी का गुजरा वाले लोड लेके आना, गुजरा वाले लेबोरेटरी है नहीं है सर जी। कौन? तो ना गुजरा वाले करना, लाहौर आगे कर लेना। सर जी किला में भी है। होना के थोड़ी देर पहला उठ के गया, बाकी तो सुता है, वेख लो। बहन जी सर। खुद ही करनी है ना, बजाय गुजरा वाला करने के तो आगे कर लेना। अच्छी जी सर। हमने टॉक्सिन ताजा देनी है। ओके सर। इधर मारिया बेचारा बच जाता है। साहब नहीं लाने ये तो ये ऐसा प्रोसेस है जो सबके साथ होता है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं नहीं सर जी, शर्माना क्यों? अकली बेहतर शर्म आ गया, सानू चाहिए बेशर्म हो चुके हम। सीधी तो ही जानती है फिर भाई जान। डॉक्टर वैसे मोस्टली बेशर्म ही होते हैं। आप लोगों ने अभी हाउस ऑफ नहीं ना की, इसलिए आप लोगों को भी डाका है। जब आप हाउस ऑफ कर लोगे ना, आपके जाके सब खत्म हो जाने हैं। नहीं 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 सर जी फट जाएंगे, आ जाता है। आपके जाके फट जाने ले चले चलें जाके। जी सर। लाल तो मेहरबान हो। उसके बाद जी इसलिए आपने फ्रेश स्टूल देना है। अच्छा बहन जी सर। उसके बाद स्टूल पीसीआर भी कर सकते हैं। स्टूल क्या कर सकते हैं? तो स्टूल पीसीआर। स्टूल पीसीआर भी कर सकते हैं। तो कोई पखा पे है? तो ये आप लोगों ने ब्रोजी चीजें आदत नहीं है तो मुश्किल तो नहीं लगा? नो सर। उसके बाद क्या देते हैं? अच्छा जूनियर एंटीबायोटिक्स। काम आ गया हो यार। मैं ना जब करके आया ना, जब जिस तरह आप लोग आते हैं ना फाइनल ईयर में इंटर्नशिप करने, जी सर। तो मैं इंटर्नशिप कर रहा था फैसलाबाद में, हॉस्पिटल है अजीज फातिमा हॉस्पिटल प्राइवेट। जी सर। सर्जरी वार्ड में था, मैं इंटर्नशिप पे गया था 2 महीने ना। तो मुझे ना सर्जन ने कहा, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, कि बेटा इस पेशेंट की ना क्या करना जरा DRE। जी सर। उसको ना उसको पोटी नहीं आ रही थी, क्या करनी थी? और मुझे कह रहे थे यार इसकी ना DRE करके ना, मतलब इस तरह फिंगर से अंदर से क्या निकालो सारी, हाथ से उंगली से
पोटी निकालनी है। पोटी निकालते हैं। पोटी निकाल, हाँ हम निकालते हैं उंगलियों से पकड़ के भाई, तो खाना निकालते हैं। उनकी देख तो ये तो नॉर्मल है। तो मैं अब आपकी तरह पैदा नवा बंदा पहले तो नहीं किसी पता कि डीआरई में उंगली कितनी इंसर्ट करनी है कि पोती करनी है, कभी की हो तो फिर ही है ना। अच्छा फिर जी मुझे कहा, मैं कहा सर मैंने तो नहीं कभी की। तो बड़ी फनी स्टोरी है। तो कहते यार कोई और आपके साथ है। तो एक हमारे साथ ना डॉक्टर होती थी, लड़की थी 6 फुट की। जी सर। वो कहते सर मुझे आती है डीआरई करना ना। वो जो बाबा जी थे ना, उन्होंने पहले मल्टीपल टाइम्स क्या करवाई थी अपनी डीआरई। उनको पता था कि फिंगर इंसर्ट करते हैं। अब मैं न्यू था, मुझे नहीं पता था कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ पेन। उन्होंने जब वो 6 फुट की लड़की को देखा ना, मैंने कहना पोतू तू नवा ही आ, तू ही डाल ला। मैंने लड़की तो नहीं करवानी, इतनी बड़ी कुड़ी है, मैं तेरे को करवानी है। अच्छा मैं क्या ठीक है बाबा जी, मैंने बसा था। फिर अब एचओडी मेरे तो साथ खड़े, मुझे कहते बेटा आपने करनी है, मैं आपको सिखाता हूँ। अच्छा मैं डीआरई करने, मैंने ग्लव्स चढ़ाए यहाँ तक, तो मैं अब डीआरई करने लगा। तो अब आपको इमेजिन करो आप ओटी के अंदर जा रहे हो तो वॉमिटिंग होती है ना। तो मैं एक साइड पे नौजिया करूं, एचओडी मुझे कहे कॉमन बेबी, एचओडी मुझे कहे कॉमन फहीम, यू कैन डू इट। तो मैं कहा सर मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। उन्होंने लेकिन मुझसे करवाई, वो पहला वाकया था। उसके बाद दोबारा कभी डीआरई में वॉमिटिंग नहीं फील हुई। इसलिए आप लोग भी जब ये प्रोसीजर्स करोगे, यू विल मोस्ट ऑफ यू आप वॉमिटिंग कर दोगे, लेकिन ऐसा ऐसा प्रैक्टिस हो जाती है। बढ़ जाएगी ना। बड़ा तो फनी स्टोरी थी कि ना डॉक्टर साहब आप मेरे कुड़ी को ना करायो, अब तुम ही कर लो। चलेंगे आगे जी। उसके बाद इतनी गई बाहर ही तो एम्पायर ने भी उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज, इसमें हमने क्या देनी है ब्रोस? सर एंटीबायोटिक्स देनी है। अब वो कौन सी एंटीबायोटिक्स है? अगर आपका पेपर ड्रग ऑफ चॉइस आ जाए, क्या देना है? सर वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन आईवी नहीं देनी, इंटरसाइन तक जाते नहीं है। आईवी वैंकोमाइसिन इंटरसाइन तक नहीं जाती। हमने क्या देनी है? ओरल। सर ओरल। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ओरल वैंकोमाइसिन नहीं है। हम इंजेक्शन तोड़ के पिला देते हैं, ठीक है। तो वैंकोमाइसिन ओरल की आईवी, ये पेपर में एमसीक्यू आता है। सर ओरल पेपर में एमसीक्यू आता है। कभी भी आईवी वैंकोमाइसिन नहीं देनी सर, नहीं देनी। और अगर वैंकोमाइसिन ऑप्शन में नहीं है, क्या दे सकते हैं? फिडाक्सोमाइसिन ये भी यूज होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर बहुत ज्यादा क्या है इन्फेक्शन, ओरल वैंकोमाइसिन प्लस आईवी प्लेजर। यस सर। प्लेजर आईवी देनी है, मेट्रोनिडाजोल आईवी देनी है, वो ओरल नहीं देनी। तो मैं जल्दी से बता दो, अगर आपको क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन है तो वैंकोमाइसिन ओरल की आईवी? सर ओरल। और अगर साथ मेट्रोनिडाजोल देनी पड़े, दैट इज ओरल की आईवी? सर आईवी। अगला क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, वैंक ऑप्शन में ना हो तो? अगर बार बार किसी पेशेंट को क्या हो रही है? इन्फेक्शन है सर, ठीक होती है, फिर सूडोमोनास। तो फिर अगर बार बार सूडोमोनास हो रहा हो तो फिर भी अगर वो ड्रग पूछे तो क्या दे सकते हो? फिडाक्सोमाइसिन। क्या हम बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में खुद फेंकते हैं बाइट से ताकि इसको रोकें? उसे कहते हैं फीकल माइक्रो बायोटा ट्रांसप्लांट। हम अच्छे बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर फेंकते हैं, भर्ती करते हैं। हम क्या भर्ती करते हैं? गुड बैक्टीरिया ट्रांसप्लांट। यस, तो हम अच्छे
अब पुलिस करप्ट भी है ना, लेकिन अच्छे ईमानदार पुलिस अगर होगी अंदर कुछ तो करप्शन कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी सर। नहीं बैंको या फिडक्सोमाइसिन, लेकिन साढ़े पाकिस्तान बैंकोमाइसिन अगर कोई नहीं करता। बैंकोमाइसिन ऑप्शन च नहीं है फिर फिडक्सो। तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट करेंगे ताकि अच्छे लोग भर्ती करें, वो बुरे लोगों को रोकें। ओके सर। तो ओ यार फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, ये अच्छे बैक्टीरिया हम अंदर लेके जाएंगे इंटेस्टाइन में ताकि वो बुरे, तो ये हम तब करते हैं जब बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा। जी सर। तो ये था जी हमारा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिट। आई होप आप सब लोगों को बात समझ आई। जी सर समझ आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रोज ये टॉपिक। जी सबको क्लियर? जी सर क्लियर। जी सर। कि मैं ही बोला हूँ सारा? नहीं सर समझ आ गई। हाँ ये यार चीज तो रह गई। अगर हन थोड़ा बनया हुआ चना सर ग्रे बेबी सिंड्रोम बताना था आपने। हाँ मैं वो भी एंड पे लिखवाता हूँ। इस टॉपिक पर छुट्टी है। अब मेरी बात सुनो। वाले रहेंगे मैं पेंसिल बंद करता करना हॉस्पिटल में एक पेशेंट है, उसको क्या हो गया? टॉक्सिक मेगाकोलम सर, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन सर। उसे क्या हो गया? सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ये दूसरे लोगों को भी लगाएगा साथ, जो इसके पेशेंट है। जी सर। इसलिए हॉस्पिटल में जिस वार्ड में भी जो पेशेंट हो जिसको सूडोमेम्ब्रेनस डायग्नोज नहीं हुआ, आपको शक है, जी सर। जी सर। पेशेंट को उठाओ, अकेले रूम में शिफ्ट करो, आइसोलेट द पेशेंट। यस सर। पेपर का क्वेश्चन है, अभी कंफर्म नहीं है, अभी रिपोर्ट आनी है, अभी टॉक्सिन की रिपोर्ट आनी है, आपको शक है, उठाओ सेपरेट कर दो। क्यों? आपको कैसे शक हुआ? यार पल्मो वार्ड में पेशेंट निमोनिया के साथ एडमिट हुआ है, पोटियां क्यों कर रहा है? यस सर। WBC काउंट 15,000 से ऊपर है, पोटियां कर रहा है, मेरा तो खुद ही शक जाना है ना कि यार इसको क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल का इन्फेक्शन हो गया। जी सर। जी सर। क्योंकि एडमिट तो ये निमोनिया के लिए हुआ है, तो इसको हॉस्पिटल में पोटियां की लगी हैं, तो मेरा तो शक बढ़ गया ना। अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन साढ़े पाकिस्तान में मरीज उत्थे ही रहता है, इसी किताबां च है। जी सर। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, बाहर के मुल्कों में पेशेंट को पूरी सेपरेट कर देते हैं, और जो डॉक्टर नर्स इस पेशेंट के पास जाएगी वो ग्लव्स पहन के, टोपी पा के, गाउन पहन के जाएगी। इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। मतलब दस्ताने, गाउन पहन के जाना है। नहीं, कोरोना में तो साथ मास्क लगाते हैं ना, इसमें मास्क की जरूरत नहीं है। तो इसे क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। ताकि आप जब इस मरीज को चेक करोगे, जब आप दूसरे मरीजों को चेक करोगे, आपसे ये दूसरे लोगों में ट्रांसफर हो जाना है। क्लियर? के बाद यार अगली इंपॉर्टेंट चीज ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਰ ਨੇ ਕੀ करना, जिन जगह ही करता है। मरसा में भी की थी ना कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यस सर, मरसा में। बड़ी दूर खड़ी के ऐसी भाई तो 46 चाहिए। मेरा तो VPN भी नहीं चल रहा था ना पैकेज है। तो सानू आग सुनांदे वहां कोई करना है कोई नहीं। सैम कौन है भाई? सैम कोई नहीं भाई। और चुप कर जा यार, अगे मैच बड़े है। यार सारा काम खराब किया ना। हाँ जी लिखे।
जी सर। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन से इन्फेक्शन से आपने कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करनी है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में आपने सिंपल मास्क पहनना है, सर्जिकल मास्क। यस सर। आपने क्या पहने हैं? ग्लव्स। ग्लव्स। और क्या पहनना है? गाउन, वाइट कोट। एक तो इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगा, सारे ना लिखना। एक तो क्या? मरसा, नहीं है यार। मरसा, एडिनो वायरस। एडिनो वायरस आंखों का अक्सर इन्फेक्शन चला था ना पिछले दिनों में, आंखों का इन्फेक्शन बहुत करता है। यस सर। उसके बाद ये क्या लिखा? क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल। उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले लिखवाऊंगा, सारे नहीं लिखवाऊंगा। हर्पीज जोस्टर, ये चिकन पॉक्स का वायरस। यस हर्पीज जोस्टर। ये आरएसवी वायरस, ये बच्चों में लंग्स में इन्फेक्शन करता है, आरएसवी वायरस। चिकन पॉक्स, स्केबीज। यस सर। लाएगा कि नहीं? ये सारी चीजों में हमें क्या चाहिए? इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। यस, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन चाहिए। ठीक है, तो बड़ी वीडियो होती पई तेरे को आती पई नींद। मैं तो चाह दा असल ले गया। हाँ, और जो भी चीजें होंगी पेशेंट के इर्द गिर्द उन्हें ऑटोक्लेव करना है। स्पोर्ट्स किस चीज से मरेंगे? क्योंकि स्पोर्ट्स फार्मिंग बैक्टीरिया ना, तो स्पोर्ट्स मारने के लिए जो भी पेशेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, चादरा चुदरा, कोई पांडे पुंडे, कोई ट्रेस, कोई 100 हॉस्पिटल में चीजें आती है ना पेशेंट के रूम में, तो क्या करने हैं? ऑटोक्लेव। क्योंकि स्पोर्ट्स किससे मरेंगे? ऑटोक्लेव। सर ऑटोक्लेव से। ऑटोक्लेव से। इंतजार कर 10 लोग हैं हमारे। और उस कमरे को ब्लीच से वॉश साफ करना है। जब ये पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा, रूम को किस चीज से साफ करना है? ब्लीच से। सर ब्लीच से। ब्लीच में क्या होती है? ये फ्री रेडिकल्स। यस सर। ब्लीच हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया आता है तो हमारे न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज इसको पकड़ के मारते हैं ना। यस सर। ब्लीच बनती है अंदर हमारे सेल्स में। ब्लीच बैक्टीरिया को मारती है, हमारे न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज जिसको ब्लीच बनाते हैं। जी सर। इसलिए ब्लीच बहुत अच्छी है। HOCl होती है ना, ब्लीच किसे कहते हैं? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड। यस, तो हमारे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल भी ब्लीच बनाते हैं। जो हम ब्लीच से कमरा साफ करते हैं, इसीलिए तो बहुत अच्छा साफ होता है। हॉस्पिटल में क्या यूज होती है? ब्लीच, हाइपोक्लोरस एसिड बन सकता है जो साफ है। उन्हीं देर तक फ्री रेडिकल्स है बन जाना। जी सर। वो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सर आउट नहीं आया। जी सर। ओए पैन एक ही कर सिंगल ही जाओ। ये था क्लास डॉक्टर कॉमन लोगों का ये नाम वालों का नेट कोई नहीं चला ना? नहीं सर। नहीं सर, ये तो चले सुबह ही आज उनके नसीबों में थी। जाना छियानो ही ना, दोहा, दुबई, फिर मुल्तान। किस किस को मजा आया? कौन कौन बोर हुआ है? ये रूट है सर ना, बहुत मजा आया सर। इन्हां दी बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर, समझ रही है। आइसक्रीम सर। थैंक यू ब्रो। अब रिवाइज कर दें। नहीं डॉक्टर लीजा जाना नहीं, रिवाइज करें। जी सर मैं करती हूँ। चल शाह स्टार्टिंग से करूँ या जहाँ से छोड़ा था वहाँ से कर? आज जहाँ से छोड़ा था रिवाइज करना होता है। डॉक्टर सही दी इथे दी सर माइसीनिया ग्रेविस तक मैंने से रिवाइज कर दिया था। उसके बाद सर आपने सिम्टम्स लिखवाए हैं। सिम्टम्स में सबसे पहले आपने लिखवाया है मसल वीकनेस, ब्लरी विजन, डबल विजन, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इससे इसके बॉटुलिनम टॉक्सिन की वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो है वो रुक जाती है। आयलेट पैरालिसिस हो सकता है जिसे हम टॉसिस कहते हैं। डिसआर्थीरिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है। और सर आई मसल्स जो है वो आईलिड पैरालिसिस हो सकता है जिससे आई मसल जो इन्वॉल्व है वो आइरिस और सिलरी मसल्स हैं।